गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर रजिस्ट्रेशन, और इसके बारे में बातें करते हैं। रजिस्ट्रेशन तभी लेना पड़ता है किसी इंसान को जब उसको कंप्लायंस करने होते हैं, जीएसटी में टैक्स भरना पड़ता है। तो वो कब होता है, तो हमारे लिए हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर आपके पास 22 से लेकर 30 तक सेक्शन आएंगे। एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले 22 सेक्शन पे आ जाते हैं। तो जो 22 सेक्शन है वो बोलता है कि भाई हर वो बंदा जो भी सप्लायर है, तो अभी हम सप्लायर की बात कर रहे हैं। रेसिडेंट को भी कभी कभी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। वो कब लेना पड़ता है? आरसीएम के केस में, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम सप्लायर की बात कर रहे हैं कि जब भी सप्लायर की जो है वो लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, यानी कि सप्लायर को जीएसटी नंबर लेना पड़ता है जब उसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर की बात होगी बच्चों। यानी कि एक पैन नंबर के अंदर उसकी सारी ब्रांचेस की टर्नओवर को ऐड करके देखा जाएगा। अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाती है 20 लाख से, तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अब कभी कभी 20 लाख की लिमिट लगती है, कभी 40 लाख की लिमिट लगती है। कहाँ 40 की है, कहाँ 20 की है, कहाँ 10 की है, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो आगे यही लिखा हुआ है आपका, आगे यही लिखा हुआ है प्रोवाइजो के अंदर कि यहाँ पर भी 10 लाख की लिमिट लगेगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। और फिर अगर हम और आगे चलें तो वहाँ पर 20 की लिमिट को 40 भी कर दिया गया है, 40 लाख की लिमिट हो जाएगी। तो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। और फिर एक एक्सप्लेनेशन है, उसके ऊपर भी आऊँगा। मैं पहले आपको इनके बारे में बता देता हूँ, जो हमारी टर्नओवर है, टर्नओवर की लिमिट्स के बारे में बता देता हूँ। तो टर्नओवर की लिमिट्स आप यहाँ सेक्शन में मत पढ़िए, और आप सीधा जो है एक चार्ट पे आ जाइए जो मैंने बना रखा होगा, जिसमें आपको टर्नओवर की लिमिट्स के बारे में पता लगेगा। तो ये वो चार्ट है 6 पेज पे। यहाँ आपको पता लगेगा क्या लिख रखा है कि हमारे जो टीनामामी स्टेट्स हैं, टीनामामी स्टेट्स का मतलब त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन स्टेट्स के अंदर टर्नओवर की लिमिट होती है 10 लाख रुपए। चाहे आप गुड सप्लाई करो, चाहे सर्विस सप्लाई करो, 10 लाख रुपए। गुड सप्लाई करो या सर्विस सप्लाई करो, 10 लाख रुपए टर्नओवर की लिमिट होती है। और वहीं अगर आप सप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी ब्रांच मूसा पीटी में है, अगर आपकी ब्रांच मूसा पीटी में है, यानी कि मूसा पीटी का मतलब मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मूसा पीटी, पुडुचेरी और तेलंगाना। अगर आपकी कोई ब्रांच मूसा पीटी में है तो आपके ऊपर टर्नओवर की लिमिट लगती है 20 लाख रुपए। 20 लाख मतलब चाहे आप गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो, 20 लाख की लिमिट लगेगी। और वहीं अगर आपकी ब्रांच किसी और स्टेट में है, इन स्टेट्स को छोड़कर, तो टर्नओवर की लिमिट लगती है 40-20 लाख रुपए। 40-20 का मतलब गुड्स बेचोगे तो 40 लाख रुपए, सर्विस बेचोगे तो 20 लाख रुपए। और गुड्स भी अगर एक्सक्लूसिवली सिर्फ गुड्स बेचोगे तो ही 40 लाख की लिमिट लगेगी। अगर आप गुड्स के साथ साथ सर्विस भी सेल करोगे तो फिर 20 लाख की लिमिट लगेगी। कंक्लूजन क्या है? अगर आपकी कोई भी ब्रांच, मान लो आपके इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, अगर कोई भी ब्रांच तीनामामी में होगी और वहां से टैक्सेबल सप्लाई करती होगी तो 10 लाख रुपए लिमिट लगेगी, चाहे गुड्स बेचो या सर्विस। अगर आपकी कोई भी ब्रांच मूसा पीटी में होगी तो 20 लाख की लिमिट लगती होगी, चाहे आप गुड्स बेचो या सर्विस। और अगर आपकी ब्रांचेज, सारी की सारी ब्रांचेज बाकी स्टेट्स में है, तो 40-20 लाख की लिमिट लगेगी। यानी कि गुड्स बेचोगे एक्सक्लूसिवली तो 40 लाख रुपए, अदरवाइज 20 लाख रुपए। अब अगली बात पे आते हैं और थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन गिवन है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिख रखा है कि अगर कोई अपना इंटरेस्ट वगैरह है, कोई इंटरेस्ट है, कोई लोन की सर्विस दे रहा है, यानी कि मान लीजिए क्या है, मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था जेठालाल का, और इसका एग्जांपल बना हुआ होगा अपने यहाँ पर। तो जेठालाल का एग्जांपल दिया था मैंने, तो जेठालाल का एग्जाम्पल आपको मिलेगा जैसे कि ये रहा भाई। तो ये मान लीजिए जेठालाल की जगह मेरा एग्जाम्पल दे रखा है। मेरी अपना सर्विस में सप्लाई करता हूँ, 18 लाख रुपए सेल है मेरी, और एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख रुपए है, जिसके अंदर 3 लाख रुपए, अभी इसके अंदर 3 लाख रुपए इंक्लूडेड नहीं है। मैंने क्या किया, वो जो 18 लाख रुपए मैंने सेल करके पैसे, जो मेरे को सेल मेरी हुई है, वो 18 लाख रुपए मैंने जमा करा दिया बैंक में, जिससे मेरे को 3 लाख का इंटरेस्ट आया है। तो 3 लाख का मेरे को इंटरेस्ट आया है। ये इंटरेस्ट भी आपको पता ही है कि जो लोन होता है, लोन भी एक सर्विस माना जाता है, तो ये भी एक सर्विस माना जाएगा। तो अब 18 + 3 21 लाख हो गई। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर निकालते तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख ही बनती, और यहां पर
एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम मेरी 18 लाख ही आएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के पर्पस के लिए एग्रीगेट टर्नओवर में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर वो 3 लाख रुपए जो सर्विस है वो भी ऐड की जाएगी, और रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए मेरी एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर जो है वो 21 लाख रुपए आएगी, ये ध्यान रखना। अब क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख आएगी तो ये 20 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जैसे ही 20 लाख से ज़्यादा होती है तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं सर्विस सप्लाई करता हूँ तो मेरे ऊपर 20 लाख की लिमिट लगेगी, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। वहीं अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं क्वेश्चन को। अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं गुड सप्लाई करता होता तो क्या मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ता? भाई कंपोजिशन स्कीम की अगर बात करेंगे तो वहां तो 3 लाख रुपए जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर में कभी काउंट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए तो वहां पर 3 लाख रुपए काउंट होगा और एग्रीगेट टर्नओवर मेरी 21 लाख हो जाएगी। अब बात यह है कि अगर मैं गुड सप्लाई करता हूं, 18 लाख की मैंने गुड सप्लाई की है और 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। लोन वैसे तो सर्विस होता है, लेकिन इस चैप्टर के पर्पस के लिए लोन को माना जाएगा गुड्स, और वो जो 3 लाख रुपए इंटरेस्ट है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर जो 21 लाख की है वो सारी की सारी गुड्स की होगी। और अगर वो सारी की सारी गुड्स की टर्नओवर होगी तो मेरे को माना जाएगा एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो मेरी ऊपर 40 लाख की लिमिट लगेगी, और मेरे को 40 लाख की लिमिट लगेगी क्योंकि मेरी टर्नओवर अभी सिर्फ 21 लाख रुपए है, तो मेरे को जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में क्या था, मैं ऑलरेडी सर्विस सप्लाई कर रहा था तो मेरे को 20 लाख की लिमिट लगी थी, मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ गया था क्योंकि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख है रजिस्ट्रेशन चैप्टर के पर्पस के लिए। लेकिन नीचे वाले केस में क्या है, क्योंकि मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं तो इसीलिए मेरे को जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 लाख रुपए अपना इंटरेस्ट है इसको भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, और अपना मेरे को 40 लाख की लिमिट लग जाएगी और 21 लाख टर्नओवर है, मेरे को जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। यही बात हमारा ये समझाता था एक्सप्लेनेशन। अब अगली बात पे आते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड किया जाता है वो सारी टर्नओवर जो आप एक एजेंट हो तो आप चाहे अपना ओन इनवॉइस बनाओगे या फिर आप प्रिंसिपल के बिहाफ पर सेल करोगे, वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। यानी कि वही एजेंट जो अपना कंसाइनमेंट एजेंट होता है या डेलीगेटेड एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर सामान बेचता है, तो या वो खुद का इनवॉइस बनाएगा तो भी एजेंट के टर्नओवर में काउंट होगा, और अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाएगा तो वो प्रिंसिपल का इनवॉइस प्रिंसिपल के टर्नओवर में तो काउंट होगा ही, साथ में एजेंट के टर्नओवर में भी काउंट होगा। ऐसा हमारा ये एक्सप्लेनेशन कहता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है भाई उस एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना। सेक्शन 24 कहता है कि एजेंट्स को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तब लेना पड़ता है जब वो एजेंट ओन इनवॉइस बनाता है। तो जो ओन इनवॉइस बनाएगा उसको तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे टर्नओवर उसकी कितनी भी हो। लेकिन अगर कोई अपना ओन इनवॉइस नहीं बनाता और प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाता है तो उस केस में प्रिंसिपल का इनवॉइस भी एजेंट के टर्नओवर में काउंट होगा, और उसकी जो कमीशन वगैरह है वो भी एजेंट के टर्नओवर में काउंट होगा। टोटल टर्नओवर अगर 20 लाख से एक्सीड हो जाएगी तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये मैंने एजेंट की सारी बातें इकट्ठी बता दी। इसके अलावा और कुछ आपको यहां से करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं और आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बताते हैं। ये डेफिनेशन आपको मैं चैप्टर नंबर 3 में बता चुका हूं। जो चैप्टर नंबर 3 में डेफिनेशन थी वही एज इट इज यहां लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज के कि यहां पर इंटरेस्ट भी काउंट होता है। बाकी सारी चीजें सेम थी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अब अगली जो हमारे पास बात आती है वो ये है कि भाई अपना जो भी आप क्या कहते हैं सप्लाईज कर रहे हो वो सारी सप्लाईज एग्जम्प्ट हैं, टैक्सेबल हैं, वो सारी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होती हैं। ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं। और थ्रेशोल्ड क्या क्या लगेगी वो मैं बता चुका हूं, बट इस एग्जांपल को मैं जरूर कराऊंगा क्योंकि इससे थोड़े और कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है राघव जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है। इंटरस्टेट सप्लाई करता तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था, हम टर्नओवर देखते ही ना, ये इंटरस्टेट सप्लाई करता है, बच गया। असम से सप्लाई करता है, असम में 40 लाख की लिमिट लगती है गुड्स के लिए, उसकी टर्नओवर करंट ईयर में 28 लाख रुपीस है, बच गया। उसकी एक ब्रांच त्रिपुरा में भी है और 11 लाख टर्नओवर है। 28 + 11 वैसे तो 39 लाख हो गया, 40 से कम है, जीएसटी नंबर नहीं लेना। क्योंकि त्रिपुरा में ब्रांच है तो इसीलिए इसको टर्नओवर की लिमिट घट जाएगी और टर्नओवर की लिमिट यहाँ पर इसके पास हो जाएगी, सिर्फ 10 लाख रुपए टर्नओवर की लिमिट हो जाएगी। और त्रिपुरा में 10 लाख की होती है। 10 लाख की लिमिट होने की वजह से इसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। और कहाँ से कंपलसरी हो जाएगा? हर जगह से जहाँ से भी वो टैक्सेबल सप्लाई करता है, त्रिपुरा में भी लेना पड़ेगा और असम में भी लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर। इसके बाद फिर अपना आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात बता दूं,
अगर वो त्रिपुरा से सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई करता होता तो फिर उसकी टर्नओवर की लिमिट घटकर 10 लाख ना होती और टर्नओवर की लिमिट उसकी 40 लाख ही रहती, फिर उसको जो है जीएसटी नंबर ना लेना पड़ता। तो अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं बढ़ा करके मैं बोलूं कि यहां पर मान लो त्रिपुरा से वो एग्जम्प्ट सप्लाई करता होता तो फिर उसकी टर्नओवर चाहे एग्रीगेट टर्नओवर 39 लाख हो जाती, एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों काउंट होते हैं, बट स्टिल उसको जीएसटी नंबर ना लेना पड़ता क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम है, उसकी लिमिट 40 लाख की लगेगी। ये लिमिट घटकर 10 लाख तब होती है जब आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करते हो। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो तो फिर टर्नओवर की लिमिट नहीं घटती है। अगली बात इसके अंदर एक और समझाना चाहूंगा मैं आपको, वो ये है कि मान लीजिए क्या होता कि असम में टर्नओवर है 35 लाख रुपीस और त्रिपुरा में 11 लाख रुपए है, टोटल हो गया 46 लाख रुपीस। जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा दोनों जगह से, बट मान लो त्रिपुरा से सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई करता है तो फिर त्रिपुरा में जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ असम में लेना पड़ेगा। जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो वहीं आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पेज पे, यहाँ पर आते हैं, पेज नंबर अपना 6 है, इसके अंदर एक पूरा लिखा हुआ है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वैसे मैंने आपको बताया कि टीनमामी में 10 लाख की लिमिट है, मूसापेटी में 20 लाख की लिमिट है, बाकी स्टेट्स में सर्विस की 20 लाख की है और गुड्स जो एक्सक्लूसिवली करता है उनको 40 लाख की लिमिट है। बट इसकी एक्सेप्शन है कि 40 लाख की लिमिट कुछ केसेस हैं जहां पर नहीं लगेगी। वो क्या एक्सेप्शन है कि 40 लाख की लिमिट कहां नहीं लगेगी? तो देखो क्या एक्सेप्शन लिख रखी है कि 40 लाख की लिमिट कहां नहीं लगेगी। तो देखो लिख रखा है कि जिसको कंपल्सरी सेशन लेना पड़ गया उसके ऊपर 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा इसमें एक और बात लिख रखी है कि जिसको वॉलंटरी सेशन लेना पड़ गया, मतलब जिसने अपने आप रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके ऊपर 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। यार उसके ऊपर तो 10 लाख की भी नहीं लगेगी और जो कंपलसरी ले रहा है उसके ऊपर भी 10 लाख की भी नहीं लगेगी। तो ये पॉइंट्स धक्के से ऐड किए गए हैं, बट अपने को याद करने पड़ेंगे क्योंकि अगर 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया कि किन किन केस में 40 लाख की लिमिट नहीं लगती तो अपने को लिखना पड़ेगा। तो एक केस हो गया जिसने कंपलसरी सेशन लेना पड़ गया, जिसको वॉलंटरी सेशन लेना पड़ गया। और अगली बात आती है कि जो बंदा ये सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, जो बंदा ये सारे प्रोडक्ट्स बेचता है उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, उनको भी 40 लाख की लिमिट नहीं लगती, 20 लाख की लिमिट लगती है। जो बंदा ये सारे प्रोडक्ट बेचेगा उनको भी 20 लाख की लिमिट लगती है। याद रखिए यहाँ सप्लाई लिखा हुआ है, सप्लाई मैन्युफैक्चर नहीं लिखा हुआ। ये सारे प्रोडक्ट वहां पर भी लिखे हुए थे अपना कंपोजिशन स्कीम में, बट वहां मैन्युफैक्चरिंग लिखा था, यहाँ सप्लाई लिखा हुआ है। मतलब ट्रेडिंग वाले भी फंस जाएंगे, जो ट्रेडिंग करते होंगे उनके ऊपर भी यहाँ पर 20 लाख की लिमिट लगेगी। तो वही प्रोडक्ट्स हैं जो कंपोजिशन स्कीम में थे, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और ब्रिक्स वगैरह, तो वो सेम प्रोडक्ट्स हैं, बस इसमें एक वो एरेटेड वाटर वाला नहीं आता। तो एरेटेड वाटर आप सप्लाई कर सकते हो, वो बेचते होगे तो आपको 40 लाख की लिमिट लगेगी, ऑल्दो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता होता अगर आप वो बनाते हो। बट यहां पर अगर आप बेचते हो ये सारे प्रोडक्ट्स तो आपको 20 लाख की लिमिट लगेगी। इसके अलावा अगर आप ये टीनमामी और मूसापेटी में आते हो तो भी आपको 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि टीनमामी में 10 लाख की लिमिट है, मूसापेटी में 20 लाख की लिमिट है। तो ये 4 पॉइंट्स है बेटा। 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहां कहां 40 लाख की लिमिट नहीं लगती। तो वो आपका पहला केस हो गया कि भाई जिसने कंपल्सरी सेशन ले लिया, दूसरा जिसने वॉलंटरी सेशन ले लिया, तीसरा जो ये प्रोडक्ट्स बेचता है, चौथा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बेचता है, उनके ऊपर 40 लाख की लिमिट नहीं लगती। अब ये एग्जाम्पल्स आप अपने आप कर लेना, ये आपका सोल्व हो जाएगा। एक ये एग्जाम्पल है कि भाई मान लो 18-19 में 5 लाख थी, 19-20 में 10 लाख थी, 20-21 में 15 लाख थी, तीनों ही अपना आपको सालों में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हर साल आपके टर्नओवर क्या है 20 लाख से कम है। जब 20 लाख से ऊपर होगी टर्नओवर तभी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, हर साल अपन ऐसे टर्नओवर चेक करते हैं। रजिस्ट्रेशन वही लेना पड़ता है जहां से आप फ्रॉम वेयर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। आपकी एक हरियाणा में ब्रांच है, आप हरियाणा से टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो हरियाणा में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आपकी हरियाणा में ब्रांच है, हरियाणा से टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो हरियाणा में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और जहां करते हो, मतलब हरियाणा से सामान आपने दिल्ली बेचा तो जहां बेचते हो वो नहीं देखना, जहां से बेचते हो वहां देखना है। तो जहां से आपकी ब्रांच है वहां आपको लेना है। हरियाणा में ब्रांच है तो हरियाणा में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसके अलावा यही लिखा रखा है कि फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज मेड, वहां आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है।
अब अगली बात आती है कि भाई जहां आपकी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट हो वहीं आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, जहां आपकी टेम्परेरी एस्टैब्लिशमेंट हो वहां आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता। जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसकी मेन ब्रांच तो दिल्ली में है, दिल्ली में जीएसटी नंबर लेगा। हरियाणा में टेम्परेरी तौर पर वो हाईवे का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो यहां वो जीएसटी नंबर नहीं लेगा। जहां उसकी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट होती है वहीं वो जीएसटी नंबर लेगा। इसके अलावा नेक्स्ट, अगर आपका दूसरे स्टेट में लाइसेंसिंग ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस है, तो भी आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। वहां से अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो ही आपको वहां पर जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। इसके बाद अब सेक्शन नंबर 22 हो गया खत्म, और सेक्शन नंबर 22 के बाद सेक्शन नंबर 22 के कुछ ये सब सेक्शन है जो कि ज़्यादा काम के नहीं है। हाँ, ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, थर्ड, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी कोई कंपनी है जो मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, डिमर्जर हो रहा है, या फिर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होकर कंपनी में बन रही है, इन सब चीज़ों के केस में सक्सेशन है, कोई मर गया, उसका बच्चा आ रहा है, तो पुराना जीएसटी नंबर बंद कराना पड़ता है और नया जीएसटी नंबर आपको अप्लाई करना पड़ता है। जब भी ये इवेंट होती है उससे 30 डेज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इवेंट होते ही आप लायबल हो जाओगे और लायबल होने के 30 डेज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पुराने जीएसटी नंबर का आईटीसी नए जीएसटी नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी सारी प्रोसेस आपको आईटीसी चैप्टर में समझाई थी। तो ये दोनों पॉइंट 22 जो है वो यही है, और 22 का 4 भी लगभग ऐसा ही है। बस 22 के 4 में फ़र्क ये है कि जो मर्जर वगैरह हो रहा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हो रहा है, तो उस केस में कोई नई कंपनी बनेगी तो उस नई कंपनी का जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा वहाँ से वो नई कंपनी लायबल हो जाएगी जीएसटी नंबर लेने के लिए। क्योंकि पुरानी कंपनी के पास जीएसटी नंबर था और नई कंपनी पुरानी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो नई कंपनी की भी लायबिलिटी बन जाएगी कि उसको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ये है भाई आपका 22 का 4। अब आ जाते हैं अगला सेक्शन जो कि आपका 24 बोलता है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना पड़ता है। तो किस किस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है हम ये बताते हैं। तो जिसमें आपको हमने काफ़ी सारे पॉइंट तो बता रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया बातों बातों में कि इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना, इंटरस्टेट सप्लाई जब गुड्स की करते हो तो ही लेना पड़ता है। इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस की करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता है। तो इंटरस्टेट सप्लाई अगर आप गुड्स की करोगे तो आपको जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके अलावा अगली बात लिख रखी है कि भाई, हाँ वही लिख रखा है एक्सेप्शन में कि अगर सर्विस करोगे इंटरस्टेट तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, 20 लाख की आपको लिमिट मिल जाएगी और टीना मामी में 10 लाख की लिमिट मिल जाएगी। फिर सीटीपी की बात आती है कि अगर आप सीटीपी हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन सीटीपी को भी एक एक्सेप्शन मिल जाती है। वही एक्सेप्शन होती है कि सीटीपी अगर गुड्स बेच रहा है, वो भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा है और इंटरस्टेट बेच रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उसको 20 लाख तक की लिमिट मिल जाती है। तो सीटीपी को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर सीटीपी अप टू 20 लाख और अगर वो टीना में बेच रहा है तो 10 लाख की लिमिट लगेगी, बाकी स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट लगेगी। और अगर वो इंटरस्टेट बेच रहा है और वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा है तो क्या कहते हैं, उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि वैसे तो सीटीपी को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, वैसे तो सीटीपी को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, लेकिन अगर सीटीपी इंटरस्टेट बेच रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहा है तो उसको 20 लाख तक की लिमिट मिल जाएगी। टीना मामी में बेच रहा है तो वहां पर 10 लाख की लिमिट मिल जाएगी, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होंगी, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा आरसीएम, अगर आप सप्लायर हो और आरसीएम में अगर आप सर्विस देते हो, मतलब आपकी सारी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है। एडवोकेट है कोई, एडवोकेट की सारी सर्विसेज पे आरसीएम लगता है, तो एडवोकेट को जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रेसिपिएंट है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। तो मतलब जो सप्लायर है जिसकी सारी सर्विसेज पे आरसीएम है, जिसकी आउटपुट पे आरसीएम है, उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है, सेक्शन 23 बोलता है। लेकिन जो रेसिपिएंट है उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है, जो कि आरसीएम में सर्विस रिसीव करता है। इसके बाद अगली बात आती है अपनी, वो आरसीएम के अंदर एक थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो मैंने यही बोला कि आरसीएम अगर आप सप्लायर हो और आपके ऊपर आरसीएम लग जाता है, अगर आप सप्लायर हो, आपकी सारी सर्विसेज पे आरसीएम है, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। देखो ये लिखा रखा है, नोट रिक्वायर्ड। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो सप्लायर है जिसकी सारी आउटपुट के ऊपर आरसीएम है, उसको कोई जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई मेटल स्क्रैप का सप्लायर है, अगर कोई मेटल स्क्रैप का सप्लायर है और उसकी आउटपुट पे आरसीएम है, मेटल स्क्रैप में भी यही होता है, अगर मेटल स्क्रैप अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर होता है, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है
और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो मेटल स्क्रैप बेचते हैं तो उस केस में आरसीएम होता है। तो यहां पर क्या है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर को जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा और रेसिपिएंट जो है उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। लेकिन मेटल स्क्रैप में एक्सेप्शन क्या है कि अगर मेटल स्क्रैप के सप्लायर की टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 10-20 लाख रुपए से, जो भी लिमिट लगती है 40 लाख की लिमिट लगती है, उससे एक्सीड हो जाती है तो फिर सप्लायर को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा और यहां पर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, आरसीएम लगना बंद हो जाएगा और सप्लायर को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। तो मेटल स्क्रैप के केस में क्या है, अप टू थ्रेशोल्ड है सप्लायर की टर्नओवर तो जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड से ऊपर होते ही उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा और फिर वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा। बाकी गुड्स और सर्विस के केस में क्या होता है, अगर कोई सप्लायर है जिसकी आउटपुट पे आरसीएम है तो उसको जीएसटी नंबर लेना ही नहीं पड़ता, चाहे उसकी 1 करोड़ टर्नओवर क्यों ना हो। जीटीए है या एडवोकेट है, उसकी करोड़ों रुपए टर्नओवर क्यों ना हो, उसको कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, सारी आउटपुट पे क्या है, आरसीएम। लेकिन अगर हम मेटल स्क्रैप वाले की बात करें तो वहां एक एक्सेप्शन है कि उसकी आउटपुट अगर 10-20 लाख तक है, जो लिमिट तक है, तो उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे टर्नओवर एक्सीड हो जाएगी तो वहां आरसीएम नहीं लगेगा, फिर सप्लायर को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। एनआरटीपी भी सीटीपी की तरह ही बंदा होता है, उसको भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। ई कॉमर्स वालों को भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। ई कॉमर्स वालों की बातें मैं ज्यादा आपको बताऊंगा अपना चैप्टर नंबर 14 के अंदर। टीडीएस काटने वाले को भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है, जो आप चैप्टर 14 में सीखेंगे कि टीडीएस डिडक्टर कौन होता है, उनको भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। इसके अलावा एजेंट का तो मैंने बता ही दिया, जो एजेंट ओन इनवॉइस बनाता है उसको जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। इसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। आईएसडी होता क्या है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। OIDAR होता क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। और एक नया बंदा ऐड किया है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को भी, जो भी इंडिया से बाहर बैठे बैठे इंडिया में ऑनलाइन मनी गेमिंग का कारोबार कर रहे हैं, उनको भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये सारे 10 बंदे हैं जिनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। इन सब की लिस्ट आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, जिसमें इंटरसेट करो गुड्स तो हो जाता है, सीटीपी है तो वैसे आपको कंपलसरी है, बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर आप करते होगे तो 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी, सर्विसेज करते होगे तो भी 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी। अगर आपकी आउटपुट पे आरसीएम है तो आपको नहीं जरूरी, बट रेसिपेंट को जरूरी है जीएसटी नंबर लेना, एनआरटीपी को जरूरी है, ई कॉमर्स वाले को जरूरी है, टीडीएस काटने वाले को जरूरी है, एजेंट ओन इनवॉइस वाले को जरूरी है, आईएसडी को जरूरी है, OIDAR को जरूरी है, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को भी जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अगला है बेटा सेक्शन 23, जो बोलता है किनको जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो आता है सबसे पहला बंदा कि जिनको जरूरी नहीं है जीएसटी नंबर लेना, वो है कि अपना जिनकी आउटपुट टैक्सेबल नहीं है, जिनकी आउटपुट एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है, नील रेट है, उनको जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा पेट्रोल पंप है तो मेरे को कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना है। मान लो मेरी सारी आउटपुट एग्जम्प्ट है तो मेरे को कोई जीएसटी नहीं नंबर लेना, चाहे मेरी करोड़ों रुपए की टर्नओवर क्यों ना हो। सिमिलरली एग्रीकल्चरिस्ट भी वही होता है जिसकी आउटपुट एग्जम्प्ट होती है तो उसको भी कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता। ऑल्दो इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट को अलग से डिफाइन किया गया है, जिसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ को डिफाइन किया है, उसको ही एग्रीकल्चरिस्ट माना है, बट अपना चाहे कंपनी भी हो, कंपनी की भी अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करेगी और कंपनी है सारी काम एग्रीकल्चर के करेगी तो उसको भी जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। ये अपन एग्जाम्पशन चैप्टर में देख लेंगे कि कोई भी पर्सन हो अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करता है तो उसकी आउटपुट एग्जम्प्ट होती है, आउटपुट एग्जम्प्ट होती है तो उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। बट स्पेसिफिकली इन्होंने अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है एग्रीकल्चरिस्ट को, तो आप एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन ध्यान कर लेना। इंडिविजुअल एचयूएफ जो खुद की लेबर से या किसी दूसरे की लेबर से या अपना फैमिली की लेबर से अपना जमीन के ऊपर कोई अपना खेती करता है तो उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगली बात आती है कि हाँ, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई बंदा है जो सारी की सारी एग्जाम्प्ट सप्लाई करता है उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वो अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई के साथ साथ अगर वो टैक्सेबल सप्लाई भी करेगा तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। इसके हाँ, जीएसटी नंबर तभी लेना पड़ेगा अगर उसकी टर्नओवर लिमिट से एक्सीड करेगी। अगर आपके आउटपुट पे सारी आउटपुट पे आरसीएम है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर अगली बात है कि भाई अगर आप इंटरस्टेट सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आपको 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी, वो पॉइंट भी ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है। टीनमामी में अगर आपकी ब्रांच है तो 10 लाख की लिमिट हो जाएगी, वो भी मैंने आपको बता दिया है।
तो यही बात है बेटा, गुड्स अगर इंटरेस्टेड करते हो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, बट सर्विसेज इंटरेस्टेड करते हो तो फिर आपको अप टू 20 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी और 3 मामी के अंदर 10 लाख की लिमिट मिल जाएगी। हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हो तो इंटरेस्टेड करते हो, वैसे इंटरेस्टेड अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरेस्टेड करते हो तो आपको वही 20 लाख या 10 लाख की लिमिट मिल जाएगी, 3 मामी में 10 लाख और बाकी स्टेट्स में 20 लाख की। हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते क्या है, जहां पर मुख्य तौर पर मशीनरी का यूज नहीं होता, हाथों से जो बनाए जाते हैं उसको हैंडीक्राफ्ट गुड्स बोलते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, वो यही कंडीशन है कि भाई अपना पैन नंबर उसके पास होना चाहिए और उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचता है तो उसको 10 या 20 लाख की लिमिट लग जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कि कहाँ वो बेच रहा है। और वैसे इंटरेस्टेड अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो अदर देन हैंडीक्राफ्ट तो आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आपको 10 या 20 लाख की लिमिट मिल जाती है। सीटीपी का भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अगर सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड बेचता है तो उसको भी 10 या 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी। बस उसमें कंडीशन वही है कि उसको जो है क्या कहते हैं अपना क्या करना पड़ेगा, उसको अपना वही पैन नंबर होना चाहिए और उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब आता है बेटा कि आढ़तियों को जो किसानों की फसल बिकवाते हैं क्या उनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है? बेटा एजेंट्स को जीएसटी नंबर लेना तभी कंपलसरी होता है जब या एक तो ओन इनवॉइस बनाए तब कंपलसरी होता है। मान लो आड़ती ओन इनवॉइस भी बनाता है बट फिर भी आड़ती को नहीं कंपलसरी है, उनको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर तब लेना पड़ता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, दो में से एक भी सेटिस्फाई हो, या तो आड़ती की खुद की आउटपुट टैक्सेबल हो, यानी कि जो आड़ती की जो कमीशन सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल हो, बट जो आड़ती को जो कमीशन मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, इसलिए उसको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता। दूसरा, या जिसकी वो फसल बेचता है किसान की, जो उसका प्रिंसिपल है किसान, अगर किसान की आउटपुट टैक्सेबल हो तो आड़ती को जीएसटी नंबर लेना पड़ता, बट किसान की आउटपुट भी एग्जम्प्ट होती है, गेहूं वगैरह जो बेचता है, तो इसीलिए आड़ती को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। देखो तो मैं ये पढ़ा देता हूं कि अपना ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी, जब बोथ ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही एजेंट को जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। दोनों कौन कौन सी? उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल होना चाहिए और दूसरा कि उसकी जो कमीशन की सर्विस है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, आड़ती की कमीशन की सर्विस टैक्सेबल होनी चाहिए, और दूसरा उसका जो है प्रिंसिपल जो किसान है वो टैक्सेबल होना चाहिए, तो आड़ती को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। बट ऐसा है नहीं, ना तो उसका किसान टैक्सेबल है, ना उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल है, और ना ही आड़ती की जो दामी होती है, जो कमीशन होता है वो टैक्सेबल है। इट मीन्स आड़ती को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो ये है कि भाई अपना अगली जो बात आती है वो आती है, अब हमारा सेक्शन 22 खत्म, 23 खत्म, 24 खत्म, सेक्शन नंबर 25 पे आ जाते हैं, जो कि है आपका प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन लेने का बेटा ऐसा प्रोसेस होता है कि जब भी आप लायबल होते हो उसके 30 डेज में अप्लाई करना पड़ता है, चाहे 22 सेक्शन में लायबल हो चाहे 24 सेक्शन में लायबल हो, जब भी आप लायबल हो गए आपको 30 डेज में अप्लाई होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हर उस स्टेट से अप्लाई करना पड़ेगा जिस भी स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो। सीटीपी और एनआरटीपी केस में आपको लायबल होने से 5 दिन पहले अपना अप्लाई करना पड़ता है, इनकी थोड़ा अलग सिस्टम चलता है, यानी कि जब ये सप्लाई करने लगते हैं उससे 5 दिन पहले इनको अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी एक यूनिट एसईजेड में है, हरियाणा के अंदर ही 2 यूनिट है आपकी, एक यूनिट एसईजेड में है और एक यूनिट नॉर्मल एरिया में है, तो दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वैसे तो क्या होता है, हर स्टेट में आप एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। हरियाणा में आपकी 5 ब्रांचेज हैं, सबका एक जीएसटी नंबर ले सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी ले लो। बट अगर आपकी हरियाणा में एक ब्रांच एसईजेड में है और एक ब्रांच नॉर्मल एरिया में है तो उन दोनों का भी आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बात इधर प्रोवाइजो में लिखी है। इसके अलावा जो अगली बात मैंने आपको बताई कि हाँ, ये एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, वो ये लिखा है कि मान लो अगर आप पानी में से सप्लाई करते हो, मतलब समुद्र में सप्लाई करते हो, तो जीएसटी नंबर कहाँ लोगे? समुद्र में लोगे तो उस स्टेट से लोगे जो स्टेट आपके सबसे पास पड़ेगा, जिसकी बेस लाइन, जिसकी कोस्टल लाइन सबसे पास पड़ेगी, उस स्टेट में आप जीएसटी नंबर लोगे। देखो क्या लिखा रखा है कि अगर आप पानी में से, टेरिटोरियल वाटर में से अगर आप सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में लोगे जो स्टेट कोस्टल स्टेट होगा, मतलब जो आपके पास पड़ेगा, जिसकी नियरेस्ट पॉइंट पड़ेगा आपका बेस लाइन का, मतलब उस स्टेट की जो बेस लाइन है, उस स्टेट की जो जमीन है, वो जो नियरेस्ट पड़ेगी आपको, उस स्टेट में आप जीएसटी नंबर लोगे। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि अपना अगर आपको
एक स्टेट में कई सारी ब्रांचेज हैं तो आप उसका एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, चाहो तो उनके अलग अलग जीएसटी नंबर भी ले सकते हो। इसका 3 सबसेक्शन बोलता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके टर्नओवर 22 लाख 20 लाख 40 लाख से कम है, ना ही आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर हुए, तो भी अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 4 और 5 आपको मैंने सप्लाई चैप्टर में कराए थे, वो यहां नहीं कराऊंगा। इसका 6ठा सबसेक्शन बोलता है कि जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको पैन नंबर चाहिए होता है, पैन नंबर कंपलसरी होता है, लेकिन अगर आप टीडीएस डिडक्टर हो तो टैन नंबर, इनकम टैक्स वाला टैन नंबर भी चल सकता है, तो वैसे आपको पैन नंबर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप टीडीएस डिडक्टर हो तो आप टीडीएस डिडक्टर हो तो आपको टैन नंबर भी चल सकता है। और इसके अलावा एक हमारा इसमें 7th पॉइंट आएगा जो बोलेगा कि अगर आप एनआरटीपी हो तो आप पासपोर्ट वगैरह के बेस पे सच अदर डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट या फिर किसी दूसरे देश का कोई पैन नंबर, कोई दूसरे देश का पैन नंबर वगैरह, वो भी चल सकता है एनआरटीपी के केस में। अब आते हैं भाई, ये जो 6A 6B 6C 6D वाले हैं वो ये हैं कि भाई जो लोग भी अपना जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो पहले तो 6A जो है वो है रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो पर्सन अगर जीएसटी नंबर लेना चाहता है अपना, नहीं वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसने जीएसटी नंबर उस टाइम पे लिया हुआ है जिस टाइम पे आधार नंबर कंपलसरी नहीं था, तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को अपना आधार अथेंटिकेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। और जब तक वो आधार अथेंटिकेशन नहीं कराएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल मानेंगे, सस्पेंडेड मानेंगे। मतलब ये कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बिना आधार अथेंटिकेशन किए, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, आधार अथेंटिकेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। अगर वो आधार अथेंटिकेशन नहीं कराएगा तो उसका आरसी कैंसिल मानेंगे। एक्ट में तो ये बात लिखी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया था कि अभी भी बिना आधार नंबर वाले भी जीएसटी नंबर चल रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो क्या कर सकता है, तो उसको हम ऑल्टरनेटिव तरीका बताएंगे, और ऑल्टरनेटिव तरीका क्या होगा वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। अब ये तो 6A था। 6B है कि जो नए रजिस्ट्रेशन वाले हैं, जिनको अभी नया जीएसटी नंबर लेना है, जिनको नया जीएसटी नंबर लेना है और वो इंडिविजुअल है, तो उसको भी आधार अथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। 6 का A बोलता था जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको आधार अथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, और 6 का B बोलता है जो अभी नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल है, उसको खुद का आधार अथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। आधार नंबर नहीं है तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताएंगे, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 6 का C बोलता है कि जिसने न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है और उसके पास वो अदर देन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को छोड़कर और पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एचयूएफ है, जिसको नया जीएसटी नंबर लेना है तो उसको भी आधार अथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। बट वो किसका आधार नंबर देगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो वो आधार नंबर देगा, अगर कोई एचयूएफ है तो कर्ता का, कोई कंपनी है तो एमडी का भी दे सकती है, होल्ड टाइम डायरेक्टर का भी दे सकती है, पार्टनरशिप फर्म है तो एक पार्टनर का दे सकती है, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी है, तो वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर का दे सकती है, अगर ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का दे सकती है, और अगर इनमें से कोई पर्सन नहीं है तो इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका दे सकती है, और साथ में अथॉराइज सिग्नेटरी का तो देना ही पड़ेगा। मतलब ये एचयूएफ है तो कर्ता का दे दो, कर्ता के साथ साथ अथॉराइज सिग्नेटरी का दे दो, कंपनी है तो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर का दे दो, साथ में अथॉराइज सिग्नेटरी का दे दो, पार्टनरशिप है तो पार्टनर का दे दो, साथ में अथॉराइज सिग्नेटरी का दे दो, एओपी है तो मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी का दे दो, साथ में अथॉराइज सिग्नेटरी का दे दो, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी का, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का दे दो, और साथ में अथॉराइज सिग्नेटरी का दे दो। इस तरह की बात है। अगर अथॉराइज सिग्नेटरी भी सेम पर्सन है तो आपको फिर एक ही बंदे का देना है। और अगर उनके पास आधार नंबर नहीं है तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताया जाएगा जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। 6 का डी बोलता है कि कुछ लोगों को आधार नंबर अथेंटिकेशन करना जरूरी नहीं है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा वो कौन लोग हैं। अब आते हैं भाई 8th पॉइंट पे। जो 8th पॉइंट और उसके बाद के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपके पास रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो ले आता हूं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये सारे पॉइंट अपने कवर हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो अपना क्या है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, और वो है भाई ये रहा। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में ये जानना होगा कि जो हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं वो REG01 फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं। वो फॉर्म इन लोगों को नहीं लगता, इन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है जो अपने सिलेबस में नहीं है। NRDP, TDS डिडक्टर, TCS डिडक्टर, OIDAR और ऑनलाइन मनी गेमिंग,
इनका स्पेशल प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, जो अपने सिलेबस में नहीं है। बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है बाकी लोगों का, चाहे वो सीटीपी हो, चाहे वो कंपोजिशन वाला हो, चाहे नॉर्मल टैक्स पेयर हो, उनका ये प्रोसेस है। उनको REG01 भरना पड़ता है कॉमन पोर्टल यानी कि जीएसटी की वेबसाइट पे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, पार्ट बी। पहले पार्ट ए भरना पड़ता है जिसके अंदर उसको पैन नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट, अपना ईमेल आईडी ये सब बताना पड़ता है। और फिर उसको जो है क्या कहते हैं, अपना क्या करना पड़ता है, और ये इससे उसका क्या होगा, ओटीपी जाएंगे इन दोनों नंबर पे, और ओटीपी जाएंगे जो पैन नंबर से लिंक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगी उस पे ओटीपी जाएंगे। आप ओटीपी भरना, ओटीपी भरने के बाद आपका एक टेम्परेरी नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको हम TRN नंबर बोलते हैं, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, ये जनरेट हो जाएगा और ये नंबर आपको याद रखना है। फिर इसके बाद इस नंबर को यूज करके आप पार्ट बी भर सकते हो। फिर पार्ट बी में क्या क्या डिटेल भरनी पड़ती है, पार्ट बी के अंदर ये सारी डिटेल भरनी पड़ती है। इनको याद रखना कि आपका बिजनेस है कहाँ वो बताना पड़ेगा, बिजनेस है क्या मतलब प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो ये बताना पड़ेगा, ज्यूरिडिक्शन मतलब एरिया बताना पड़ेगा, क्या कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो ये बताना पड़ेगा, बिजनेस शुरू कब किया था ये बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो, क्या टर्नओवर एक्सीड हो गई या सेक्शन नंबर 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ गए, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब अगर आपके 3-4 ब्रांचेस हैं तो उसमें से एक ब्रांच को प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा और बाकी ब्रांच को एडिशनल बनाना पड़ेगा और सारी ब्रांचेस की डिटेल देनी पड़ेगी। क्या एक्टिविटीज करते हो, क्या गुड्स बेचते हो, बैंक अकाउंट कौन कौन से हैं और अथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल देनी पड़ेगी और फिर करना पड़ेगा आधार ऑथेंटिकेशन। जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करोगे हम आपका फॉर्म सबमिट नहीं मानेंगे। हाँ, एक आपके पास ऑप्शन आता है पार्ट बी सबमिट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन से आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो कि मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना, नहीं करोगे तब भी आपका सबमिट माना जाएगा। मतलब या तो आप ऑप्ट आउट कर दो कि मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन करना ही नहीं है तो आपका सबमिट माना जाएगा, लेकिन अगर आपने ऑप्ट कर दिया कि आधार ऑथेंटिकेशन करना है फिर तो सबमिट तभी माना जाएगा जब आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लोगे। और वो आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको पार्ट बी को फिल करने के बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा। 15 दिन तक अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाए तो फिर ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन आपकी सबमिट मानी जाएगी। इसके अलावा सीटीपी को क्या करना पड़ता है, एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने टाइम पे। मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा होगा, REG01 का पार्ट बी भर रहा होगा तो उसको एडवांस टैक्स भी भरना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा अब आगे क्या होगा, हमने पार्ट बी भर दिया, पार्ट बी भर के हमने सबमिट कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के प्रोसेस में आपसे अभी डिस्कस करता हूं। अब पार्ट बी भरने के बाद क्या होगा कि ये एप्लीकेशन चली जाएगी अपना प्रॉपर ऑफिसर के पास, और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा होगा तो प्रॉपर ऑफिसर को 7 दिन में एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया या फिर आप फेल हो गए आधार ऑथेंटिकेशन करने में तो आपको फिर 30 डेज, ऑफिसर को फिर 30 डेज का टाइम मिलेगा कोई भी एक्शन लेने से पहले। तो 30 डेज का टाइम मिलेगा। 2 केस और हैं जब 30 डेज का टाइम मिलता है ऑफिसर को। एक केस तो ये कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, दूसरा केस ये कि अगर ऑफिसर को लगता है कि तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है और उसको लगता है कि आपके ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो भी उसको 30 डेज का टाइम मिलता है। और तीसरा, अगर रिस्क बेस्ड पैरामीटर के बेस पे यानी कि AI के सॉफ्टवेयर के बेस पे उसको लगता है, सॉफ्टवेयर को लगता है कि इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए तो भी 30 डेज का टाइम मिलता है। मतलब क्रक्स ये है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके प्रेमाइसिस का तो ऑफिसर को 30 डेज का टाइम मिलेगा, और अगर इन तीनों में ही नहीं फॉल करते, मतलब आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया, ना ही आप ऑफिसर के डाउट में आए ना ही आप सॉफ्टवेयर के डाउट में आए, तो 7 डेज में ही ऑफिसर को एक्शन लेना पड़ेगा। अब डेज की लिमिट तो मैंने बता दी कि 7 की लगेगी, 30 की लगेगी। अब अगली बात ये बता देता हूं, तो पहले तो 3 केस याद रख लेना, ये 3 केस हैं जहां पर 30 डेज की लिमिट लगेगी, अदरवाइज आपको 7 डेज की लिमिट मिलेगी। अब लिमिट चाहे 7 डेज की हो, लिमिट चाहे 30 डेज की हो, अब अगला पॉइंट ये है कि 7 डेज की लिमिट है या 30 डेज की लिमिट है, उन लिमिट में क्या होगा, या तो ऑफिसर आपको RC देगा या फिर ऑफिसर आपको जो है नोटिस पकड़ाएगा और बताएगा कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या गलतियां हैं। या तो 7 डेज या 30 डेज जो भी लिमिट लग रही है उस लिमिट में या तो RC देगा या फिर आपको एक नोटिस पकड़ाएगा, और दोनों में से वो कुछ भी नहीं करता तो फिर डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। अब मान लीजिए RC आ गया तो बल्ले बल्ले, कुछ ना किया तो भी बल्ले बल्ले, और अगर मान लीजिए नोटिस आ गया तो उससे अगले 7 दिन में रिप्लाई करना पड़ेगा, चाहे लिमिट 30 वाली लगी हो या अपना 7 वाली लगी हो। रिप्लाई करने, नोटिस आने के बाद जो रिप्लाई करने का टाइम लिमिट है वो तो 7 डेज ही है।
नोटिस आने के बाद जो रिप्लाई करने का टाइम लिमिट है वो 7 डेज ही है, और 7 डेज में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। आपने कुछ ना रिप्लाई किया तो आपकी एप्लीकेशन रद्द मानी जाएगी, और आपने मान लो रिप्लाई कर दिया, फिर दो बातें होंगी। ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया रिप्लाई से तो आपको आरसी दे देगा अगले 7 दिन में, और ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, आपको फिर एक अपना रीजन बता देगा लिखकर कि, और आपका आरसी की एप्लीकेशन रद्द मानी जाएगी। तो आपके रिप्लाई देने के 7 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ये एक्शन करेगा। या तो ऑफिसर आपका रिप्लाई एक्सेप्ट कर लेगा और आपको आरसी दे देगा, या फिर अपना ऑफिसर रिजेक्ट कर देगा और आपको आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देगा। लेकिन जो भी करेगा आपके रिप्लाई आने के 7 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ये करेगा। और ये करने के बाद फिर आपका जो है ये केस खत्म हो जाएगा। और अगर ऑफिसर ने 7 दिन में कुछ भी नहीं किया तो फिर डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो बेटा 2-3 जगह डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जा सकता है। नंबर 1 कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन भरी, और एप्लीकेशन भरने के बाद ऑफिसर को आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा दिया था, तो ऑफिसर को 7 दिन का टाइम मिलेगा, और अगर 7 दिन में ना तो उसने नोटिस भेजा ना आरसी दिया तो भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाता है। मान लीजिए आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया था, या रिस्क बेस्ड पैरामीटर हुए थे, या फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आया था, तो 30 डेज का टाइम लिमिट मिलता है, और 30 डेज के टाइम लिमिट में ना तो ऑफिसर ने आरसी दिया ना ऑफिसर ने अपना नोटिस दिया तो भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाता है। और अगला केस कि मान लीजिए 7 डेज में आपको नोटिस आया और फिर आपने 7 डेज में रिप्लाई कर दिया, और रिप्लाई करने के बाद अगले 7 डेज में ऑफिसर ने कुछ नहीं किया तो भी डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाता है। तो 3 केस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाता है। तीनों केस यहां आगे लिखे हुए हैं। आधार ऑथेंटिकेशन का सारा मैंने आपको बता दिया है, और नए रजिस्ट्रेशन में कब कराना है, पुराने रजिस्ट्रेशन में कब कराना है, वो सब आपको बातें मैंने बता दी गई हैं। और आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में ये भी बता दिया गया है इस पॉइंट में जो लिख रखा है कि अगर अपना पार्ट बी में आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर दिया कि मैं आधार ऑथेंटिकेशन कराऊंगा, और कल को आप नहीं करा पाते हो, तो फिर आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा कराने का। 15 दिन में भी नहीं कराया तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। मतलब एप्लीकेशन कब सबमिट मानी जाएगी, या तो आप 15 दिन से पहले आधार ऑथेंटिकेशन करा दो तब, या फिर 15 दिन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ पार्ट बी, इनमें से जो भी अर्लियर होगा तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। इसके बाद अपना किस किस का आधार ऑथेंटिकेशन कराना है वो तो मैंने आपको बता दिया था। और फिर अगली बात अपना अगली बात ये है कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे तो ये काम नहीं कर पाओगे। बेटा वैसे तो एक्ट में लिख रखा है कि आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्रेजेंटली कंपलसरी नहीं है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराओगे जीएसटी नंबर तो आपका चलता रहेगा, लेकिन स्टिल आपको जो है ये 3 काम नहीं कर पाओगे। 3 काम कौन कौन से? नंबर 1 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। नंबर 2 RFD01 फॉर्म नहीं फाइल कर पाओगे। नंबर 3 IGST का अगर आपको रिफंड लेना है तो आप नहीं ले पाओगे। मतलब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी अपन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आज ही, कि रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल हो जाता है, उस कैंसिल होने के बाद हम उसको रिवोकेशन की एप्लीकेशन देते हैं, तो वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन आप फाइल नहीं कर पाओगे अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करा रखा। नंबर 2 अगर आपको आईटीसी का रिफंड चाहिए होता है या कैश लेजर का रिफंड चाहिए होता है तो आपको RFD01 फाइल करना पड़ता है, और वो फाइल करने के लिए पहले आपको आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और नंबर 3 अगर आप एक्सपोर्टर हो, आपने IGST पे कर रखा है, टैक्स पे कर रखा है, आपको उसका रिफंड चाहिए, तो वो आपको रिफंड चाहिए, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप नहीं कराओगे तो ये 3 चीजें आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये है कि भाई अपना आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह का सारा हमारा डिस्कस हो गया है, और अब अगली बात आती है भाई, हाँ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 25 का 6A 6B के अंदर कि अगर मान लो आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको ऑल्टरनेटिव तरीका बताया जाएगा। वो ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है? वो ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि अगर आपके पास अभी आधार नंबर नहीं है तो एक काम करो, आधार नंबर के लिए अप्लाई कर दो, और आधार नंबर वाले क्या देते हैं? एक एनरोलमेंट आईडी देते हैं। वो एनरोलमेंट आईडी आप गवर्नमेंट को दे सकते हो, यानी कि जीएसटी पोर्टल पे दे सकते हो, तो वो एनरोलमेंट आईडी आपकी चल जाएगी, उसको आधार नंबर ही मान लेंगे और वो चल जाएगी। बट उस आईडी के साथ में आपको इन 4 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बैंक की पासबुक,
वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और डीएल, इन चार में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और साथ में एनरोलमेंट आईडी स्लिप देनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें अगर आप दे देते हो तो हम मान लेंगे कि आपने आधार नंबर दे दिया है और आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। लेकिन साथ में एक और कंडीशन है कि बाद में जब आधार नंबर आएगा, आधार नंबर आने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको वापस से आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये था आपका ऑल्टरनेटिव तरीका कि अगर किसी के पास आधार नंबर ना हो तो ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई किन किन लोगों को आधार नंबर ऑथेंटिकेशन कराना ही नहीं है। तो वो है ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन ही ना हो, जैसे एनआरटीपी, या फिर डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट थोड़ी ना कराएगी, लोकल अथॉरिटी ये भी गवर्नमेंट होगी, स्टैच्यूटरी बॉडी ये भी गवर्नमेंट ही हो गई, आईसीएआई जैसे, और फिर पीएसयू ये भी गवर्नमेंट की कंपनी होगी, या फिर यूआईएन वाले, यूआईएन वाले क्या होते हैं, एम्बेसी वाले, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो आपका पूरा समरी चार्ट बना रखा है, वो आप पढ़ लेना। अब अगला पॉइंट है बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करना। गवर्नमेंट कहती है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन तो टॉपिक रह गया, आपने जीएसटी नंबर तो ले लिया है और जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया है, जीएसटी नंबर आ भी गया आपके पास। तो जीएसटी नंबर जब आपने अप्लाई किया, या तो आपका बैंक अकाउंट तभी दे दो, अगर आपने बैंक अकाउंट अभी नहीं दिया है तो बैंक अकाउंट आप बाद में भी दे सकते हो। बाद में कब दे सकते हो? आप बाद में भी बैंक अकाउंट दे सकते हो। कब दे सकते हो? तो आप जो है गवर्नमेंट कहती है कि आप आधार नंबर, आप जीएसटी नंबर आने के 30 डेज के अंदर अंदर आप बैंक अकाउंट दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन आने के, जीएसटी नंबर आने के 30 डेज के अंदर अंदर आप बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हो, या फिर फाइलिंग ऑफ R1 विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये जब आप अपनी जिंदगी की पहली R1 भरोगे, जीएसटी नंबर आने के बाद जब आप जिंदगी की पहली R1 भरोगे, वो वाली डेट, या फिर रजिस्ट्रेशन आने के 30 डेज की डेट, इनमें से जो भी अर्लियर होगा वहां पर आपको उससे पहले पहले बैंक अकाउंट, उससे पहले पहले आपको बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। उससे पहले पहले आपको बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल आप पढ़ लेना, तो ये आपको समझ आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। ये अमेंडमेंट थी, इसमें पहले 45 डेज था, अब 30 हो गया है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा एक ये पॉइंट लिखा रखा है, वो ये है कि अगर कोई टीडीएस डिडक्टर है या कोई जिसने स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन लिया है, वो क्या होता है भी बताऊंगा, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनको बैंक अकाउंट की डिटेल पहले ही देनी पड़ती है, अपफ्रंट ही देनी पड़ती है। इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन, जो मैंने आपको भी बताया था कि ऑफिसर को डाउट होता है या फिर अपना सॉफ्टवेयर को लगता है, रिस्क बेस्ड पैरामीटर को लगता है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए हमें इसका, और जीएसटी नंबर देने से पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस लिख रखी है मैंने, कि आरसी मिलने से पहले भी वेरीफाई कर सकते हैं। आरसी मिलने से पहले कब कब वेरीफाई करते हैं? या तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए हो, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन कराया ना हो, या फिर अपना रिस्क बेस्ड पैरामीटर को लगाओ, या प्रॉपर ऑफिसर को लगाओ, तो वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। और जब भी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो आपकी फोटो खींचेगा और आपका एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करेगा, और ये दोनों डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर देगा आरसी देने की लास्ट डेट से 5 दिन पहले। आरसी देने की लास्ट डेट क्या होती है बेटा? जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो जब आपने पार्ट बी सबमिट किया, और पार्ट बी सबमिट करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई, उस सबमिट होने के 30 डेज में आरसी देना होता है। तो 30 डेज की जो लिमिट है, उससे ठीक 5 दिन पहले ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ये दोनों रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने बता रखा है। जैसे मान लो 6 तारीख को हमने दोनों पार्ट सबमिट किए, एप्लीकेशन सबमिट की, तो उसके 1 महीना कंप्लीट होता है 5/4 को, तो ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? इससे 5 दिन पहले ये दोनों रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ेंगी। और जब ये रिपोर्ट बनाने आएगा, जब आपकी फोटो खींचने आएगा, तो फिर जो जीएसटी नंबर का मालिक है उसका प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आरसी आने के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अगर जब भी ऑफिसर का मन करे तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। वो आपकी फोटो खींचेगा, रिपोर्ट बनाएगा, और वेरिफिकेशन करने के 15 दिन के अंदर वो पोर्टल पे अपलोड करेगा। अब बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई आरसी जो आता है, वो आरसी का फॉर्म होता है REG06 फॉर्म, और आरसी जो है वो आपको 3 दिन के अंदर आ जाएगा। मतलब जब आपका पोर्टल पे जीएसटी नंबर आने के
3 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल हार्ड कॉपी भी आ जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे हमें नहीं पता, आरसी आने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको कम्युनिकेट कर देंगे, या तो मेल के थ्रू कर देंगे या हार्ड कॉपी भेजेंगे। जो भी जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है, शुरू के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, फिर 10 डिजिट पैन नंबर होते हैं, फिर 2 डिजिट एंटिटी कोड होता है और एक रैंडम नंबर होता है, चेक सम डिजिट होती है। ये अल्फाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, ऑल्दो लास्ट के तीनों डिजिट ही रैंडम होते हैं। ये इन्होंने वैसे बुक में लिख रखा है कि अपना पैन नंबर के बाद के 2 डिजिट तो होते हैं अपना एंटिटी कोड, मतलब आपकी ब्रांच नंबर कितनी है, पहली है दूसरी है, और लास्ट का 1 डिजिट होता है रैंडम नंबर। इसके बाद आपको जो भी आपका आरसी आया है वो आपको हर उस प्लेस ऑफ बिजनेस के आगे लगाना पड़ेगा। जो भी आपकी ब्रांचेज हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, सारी ब्रांचेस पे मेन जगह लगाना पड़ेगा, ऐसे छुपा के नहीं लगाना, मेन जगह आपको लगाना पड़ेगा आपका आरसी। और साथ में आरसी तो लगाना ही पड़ेगा, जो आरसी आरईजी जो 6 फॉर्म आएगा, साथ में जो आरसी का नंबर है यानी कि जो जीएसटी नंबर है वो आपको हर बोर्ड पे भी लगाना पड़ेगा। जो जो आपके बोर्ड होंगे, एड्रेस वाले बोर्ड होते हैं ना, कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अंधेरी ईस्ट, उस बोर्ड पे भी आपको जीएसटी नंबर लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि आरसी कब से इफेक्टिव माना जाता है। तो दोस्तों ये है कि जब कोई बंदा लायबल होता है और लायबल होने के अंदर वो टाइम में 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर देता है तो वो गुड बॉय होता है। और अगर गुड बॉय है तो उसका आरसी जब आता है वो इफेक्टिव माना जाता है रिट्रोस्पेक्टिवली, जब से वो लायबल हुआ था वहां से। तो देखो क्या है कि अगर विद इन 30 डेज में अप्लाई कर लेते हो तो आप गुड बॉय हो, गुड बॉय हो तो आपका आरसी इफेक्टिव माना जाता है जब से आप लायबल हुए थे वहां से। और अगर आफ्टर 30 अप्लाई करते हो, 30 डेज के बाद अप्लाई करते हो, या वॉलंटरी सेशन में अगर आप होते हो, तो उस केस में जब आरसी आपको दिया जाएगा तब वो इफेक्टिव माना जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू आया भी हुआ है एग्जाम में। जो टीडीएस टीसीएस वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा अलग है, उनको 3 दिन में आरसी मिल जाता है। बाकी इनकी बातें अपन टीडीएस टीसीएस के चैप्टर में कर लेंगे। डीम्ड स्टेशन का जो टॉपिक है वो ये कहता है कि भाई अगर आपको जो आरसी है वो, ये तो पता ही है हमें हर स्टेट में अलग अलग देना पड़ता है, लेकिन क्या बात ये है कि क्या हमें एसजीएसटी का आरसी अलग लेना पड़ता है, सीजीएसटी का आरसी अलग लेना पड़ता है, यूटी जीएसटी का नंबर अलग होगा, और जीएसटी नंबर क्या इन सब के अलग अलग होंगे? नहीं, ये बोलते हैं कि अगर अपना किसी स्टेट में आपने अप्लाई कर दिया और आपको उस स्टेट में आरसी मिल गया तो सेंटर के लिए भी वो वैलिड माना जाएगा, यानी कि सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में वो वैलिड माना जाएगा। और वहीं कहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपकी रिजेक्ट मानी जाएगी। ये बात लिख रखी है 26 के अंदर, कोई खास इसमें पॉइंट नहीं है। सीटीपी और एनआरटीपी का समझाने से पहले जो 27 सेक्शन आता है, मैं आपको पीछे कुछ हमने छोड़ दिया था, 25 का 8, 25 का 9, वो सब बता देता हूं। तो 25 का जो हमने 8 और 9 छोड़ा था वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 25 का जो 8 है, इस पे ये है आपका 25 के 8 का मैंने ये बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। और ये क्या होता है, स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन, मतलब ये कि ऑफिसर जा रहा था, ऑफिसर को दिखा सामने एक अकेडमी है जिसकी जीएसटी नंबर जिसके पास नहीं है, टर्नओवर उसकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऑफिसर उसको एक चिट्ठी पकड़ा देगा कि भाई तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑफिसर कहता है मैं बोलता हूँ तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जब वो नोटिस पकड़ाएगा, ऑफिसर उस नोटिस के अंदर एक टेम्परेरी नंबर लिख देगा, वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसको एक टेम्परेरी तौर पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो टेम्परेरी नंबर मिल गया, अब उसको पार्ट बी भरना पड़ेगा अपना, जिसको भी ये लेटर दिया गया है, ये नोटिस दिया गया है, उस एकेडमी के मालिक को क्या करना पड़ेगा, अपना पार्ट बी भरना पड़ेगा। और पार्ट बी के अंदर उसको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, उस टेम्परेरी नंबर को यूज करके पार्ट बी भरना पड़ेगा 90 दिनों के अंदर अंदर। तो जब भी ऑफिसर को लगा कि आप लायबल तो हो बट आप आरसी ले नहीं रहे हो, तो ऑफिसर आपको नोटिस देगा और उसमें एक टेम्परेरी नंबर देगा, फिर आपको उस टेम्परेरी नंबर को यूज करके पार्ट बी भरना पड़ेगा 90 दिनों के अंदर अंदर। और मान लो आपको लगता है कि मैं लायबल नहीं हूं, ऑफिसर ने गलत नोटिस दे दिया है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो। और आप जब यही 90 दिन का टाइम लिमिट है, 90 दिन में या तो अपील करनी पड़ेगी या फिर आपको आरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो 90 दिन में आप अपील कर देते हो और अपील एक्सेप्ट कर ली जाती है, मान ली जाती है, तो फिर आपको आरसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए अपील आपकी, हाँ, अगर आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली जाती है, मान लिया जाता है ओके है, तो आरसी लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी अपील रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर आपको आरसी लेना पड़ेगा। और अपील रिजेक्ट होने के अब 30 डेज में आपको आरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप आरसी ले लोगे वो आरसी इफेक्टिव माना जाएगा
उस डेट से जिस डेट पे ऑफिसर ने आपको जीएसटी नंबर टेम्परेरी नंबर दिया था, उस डेट से जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किया था ऑफिसर ने, उस दिन से आपका वो आरसी वैलिड माना जाएगा। ये था आपका 25 का 8, इसको स्यू मोटर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब आते हैं 25 का 9, जो है 9 और 10 जो यूआईएन नंबर वालों के लिए हैं। और यूआईएन नंबर वाले बेटा होते हैं एम्बेसी वाले, जो बाहर के देशों की एम्बेसी होती है इंडिया के अंदर। आप बाहर घूमने जाते हो तो एम्बेसी में जाकर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा ऑफिस, एम्बेसी ऑफिस, कॉन्सुलेट ऑफिस, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस, डब्ल्यूटीओ के ऑफिस, तो इन सारे जो बाहर के देशों के ऑफिस होते हैं या फिर डिप्लोमेटिक मिशन का ऑफिस, इन सारे देशों के जो ऑफिस होते हैं, इन लोगों को जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इनकी आउटपुट पे कोई टैक्स नहीं होता, इनकी सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं। बल्कि इनको एक यूआईएन नंबर लेना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये नंबर पूरे इंडिया के लिए वैलिड रहता है। ये नंबर 3 दिन में आ जाता है, जैसे नॉर्मल जीएसटी नंबर 7 दिन में आता है, ये 3 दिन में आ जाता है। और ये जो नंबर होता है ये इंडिया में एक ही लेना पड़ता है। और इसके अलावा ये नंबर कहाँ यूज़ होता है, इनको एक रिटर्न भरनी पड़ती है जीएसटीआर 11, और उस रिटर्न के अंदर ये क्या कर सकते हैं, इनको कोई अपनी आउटपुट सप्लाई नहीं बतानी होती, सिर्फ अपनी जो परचेज है वो बतानी होती है, ताकि जो परचेज है, हाँ परचेज पे इनकी टैक्स लगता है, बट उस टैक्स का वो रिफंड ले सकते हैं, आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। ऑल दो उसको हम आईटीसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आईटीसी तब बोलते हैं जब ये पहले परचेज 2B भरें, 3B भरें, 3B में अपना आईटीसी ले, आईटीसी नहीं बोलते हैं, बस ये परचेज के अपने बिल दिखाएंगे और उस टैक्स का रिफंड ले आएंगे। तो ये है यूआईएन नंबर की कहानी। मतलब जो आरसी इनको नहीं लेना पड़ता, ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होते, WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वाले, इन लोगों को एक यूआईएन नंबर लेना पड़ता है, 3 दिन में आ जाता है, और फिर इस नंबर को यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर 25 हो गया कंप्लीट। अब हम सेक्शन नंबर 27 पे चलते हैं और आगे की बातें डिस्कस करते हैं। तो आपका जो सेक्शन नंबर 27 है वो बेटा बात करता है सीटीपी और एनआरटीपी की। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना टॉपिक सीटीपी और एनआरटीपी 27 सेक्शन। तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, इसमें ये वाली बात है कि भाई सीटीपी और एनआरटीपी दोनों को ही आरसी लेना पड़ता है, 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, जाने से पहले, मैंने आपको बता दिया था। शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड, और ये जो आरसी आता है ये इनका पूरी जिंदगी के लिए वैलिड नहीं होता, सिर्फ वैलिड होता है 90 डेज के लिए, मैक्सिमम 90 डेज के लिए। मतलब जितने दिनों के लिए वो अप्लाई करेंगे, वो देखो क्या लिखा रखा है, वैलिड फॉर पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। आप लोगों को बताना पड़ेगा, सीटीपी एनआरटीपी को बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया में कितने दिन अपना जो है रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, कितने दिन अप्लाई करना चाहता हूं। तो वो दिन जो आप बताओगे वो, या मैक्सिमम 90 डेज विच एवर इज अर्लियर, तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। और इसके अलावा देखो लिखा रखा है कि आरसी मिलने के बाद ही आप टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो। शेल मेक टैक्सेबल सप्लाई ओनली आफ्टर द आरसी, आरसी आने के बाद ही आप टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये लिख रखा है कि भाई अगर मान लीजिए ऑफिसर को आप लगता है कि भाई ये जेन्युइन बंदा है, तो ऑफिसर चाहे तो 90 डेज से एक्सटेंड भी कर सकता है आपकी रिक्वेस्ट पे। एक्सटेंड द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब ये कि आपने पहले मान लो 90 दिन के लिए अप्लाई कर दिया, आरसी मिल गया, और 90 दिन में आपका काम खत्म नहीं हुआ, तो फर्दर 90 डेज के लिए आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, अप टू 90 डेज के लिए। इसके अलावा इन दोनों ही पर्सन्स को एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम, मैंने पहले ही बोला था एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम जब भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, इनकी लायबिलिटी इनको एस्टिमेट करनी पड़ेगी, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, और वो जो भी लायबिलिटी होगी उसका इनको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। मतलब पार्ट भी भरते टाइम उस एप्लीकेशन का, ये RAG01 का पार्ट भी भरते टाइम सीटीपी, एनआरटीपी का अलग फॉर्म होता है, तो वो क्या करेगा, अपना ई कैश लेजर के अंदर PMT 06 चालान भरकर पैसा ऐड करके रख देगा। बस इतना ही करना है, यही होता है एडवांस टैक्स की पेमेंट। इसके बाद अगली बात यह है कि जब अगर वो एक्सटेंशन मांगेगा फर्दर 90 डेज के लिए, तो दोबारा उसको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और फिर क्या करेगा, जो पैसा जमा कराएगा उसके ई कैश लेजर में ऐड हो जाएगा, और वो फिर बाद में जब अपनी रिटर्न्स भरेगा और टैक्स की पेमेंट करनी होगी, तो वही ई कैश लेजर यूज़ कर सकता है। मान लो अपना 90 दिन खत्म हो गए, आरसी बंद करना है, और आपके ई कैश लेजर में कुछ पैसे बचे रह जाते हैं, तो आप उसका रिफंड ले सकते हो। और अगर मान लो पैसे कम रह जाते हैं तो और पैसे जमा करा देना, बट अगर बाद में जमा कराओगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा।
इसके बाद अब बात आती है व्हाट इज सीटीपी एंड व्हाट इज एनआरटीपी। सीटीपी वो पर्सन होता है जिसका जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है एक स्टेट में, बट उसको दूसरे स्टेट में जाकर कुछ सप्लाईज करनी होती हैं। तो देखो क्या लिखा रखा है कि वो रजिस्टर्ड होता है ऑलरेडी एक स्टेट के अंदर और फिर उसको सप्लाईज करनी होती है दूसरे स्टेट में जाकर, बट दूसरे स्टेट में उसका कोई फिक्स बिजनेस नहीं होता। जैसे मान लीजिए पारस है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हरियाणा में और उनको पंजाब में जाकर पढ़ाना है, बट पंजाब में जाकर 10 दिन पढ़ाकर बस वापस आना है, कोई फिक्स ब्रांच नहीं है। अगर वहां कोई फिक्स ब्रांच है तो वहां पर उनको क्या लेना पड़ेगा, अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा परमानेंट वाला। बट अगर उन्होंने जाना है और जाकर बस पढ़ाकर 10-15 दिन वहां से सप्लाई करके बिल काट के आना है, तो उस केस में जो है वो सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हाँ भाई मान लो क्या होता है कि अगर आप दूसरे स्टेट में जाकर टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो उस स्टेट में जीएसटी नंबर चाहिए। एग्जांपल के तौर पे इसका मैं अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ। सीटीपी या एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, वो आपको पता ही है। इसके अलावा और अब मैंने इसका एग्जांपल ले रखा है, वो देखो समझिए इसको ध्यान से। मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई बेकरी वाला है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसने केक बना रखे हैं और वो केक बनाकर बेचना चाहता है दिल्ली में जाकर। दिल्ली में एग्जीबिशन लगनी है, 15 दिन तक वो एग्जीबिशन में अपनी स्टॉल लगाएगा, स्टॉल लगाकर बेचेगा। अगर वो दिल्ली में ब्रांच खोलता फिर तो वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेता, बट ये सीटीपी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि दिल्ली में जाकर वो बेचना चाहता है बट वो अपना वहां ब्रांच नहीं है। तो सीटीपी के रूप में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में उसको वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जब वो यहां से सामान लेकर जाएगा उस टाइम ट्रक में लोड करके जाएगा, उस टाइम एक रूल 55 डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसको क्लियर नहीं है कि सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। तो अभी वो डिलीवरी चालान बनाएगा और फिर जब वहां पर स्टॉल लगाकर सामान बेचेगा तब वो इनवॉइस बनाएगा। और वो इनवॉइस तभी बना सकता है जब उसके पास सीटीपी का रजिस्ट्रेशन हो नया, उसके पास जीएसटी नंबर आएगा सीटीपी वाला। उस जीएसटी नंबर को यूज करके वो वहां इनवॉइस बनाएगा और फिर उसी जीएसटी नंबर को यूज करके उसका टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ये तो हो गया सीटीपी। एनआरटीपी क्या होता है? अच्छा, सीटीपी को नॉर्मल रिटर्न्स भरनी होती हैं, वही R1 वही 3B नॉर्मल रिटर्न्स भरता है। जो एनआरटीपी होता है उसकी अलग रिटर्न होती है, जीएसटीआर 5 वो अलग रिटर्न भरता है। और एनआरटीपी बस फर्क क्या है सीटीपी और एनआरटीपी में, फर्क यही है कि एनआरटीपी एक फॉरेनर होता है और फॉरेनर इंडिया में आया होता है, इंडिया में आकर वो सप्लाई करने आता है और अपना कुछ सामान बेचने आता है। और हाँ, अगर इंडिया में आकर उसको परमानेंट बिजनेस शुरू करना है फिर तो एक परमानेंट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बट वो यहाँ पर 15-20 दिन के लिए आया है, जब तक एग्जीबिशन है तब तक आया है, फिर वो चला जाएगा। तो उस केस में जैसे मान लो इलोन मस्क यहाँ पर 10-15 गाड़ियां ले आया टेस्ला की, कहता कि एक निखिल सर को दे दूंगा, एक गौरव सर को दे दूंगा। तो उस केस में वो ये गाड़ियां लेकर आया, उसने शिप के थ्रू गाड़ियां इंपोर्ट की, पहले इंपोर्ट पे वो आईजीएसटी पे करेगा। वैसे तो गुड्स की इंपोर्ट पे आईजीएसटी नहीं लगता है, अपना सर्विसेज के इंपोर्ट पे लगता है आईजीएसटी, लेकिन कुछ केसेस में आईजीएसटी लग जाता है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो फाइनल के अंदर आता है। तो मान लो गाड़ियां इंपोर्ट करते ही आईजीएसटी लग गया, वो आईजीएसटी वो पे कर चुका है। अब वो क्या करेगा, इंडिया में कोई एग्जीबिशन लगी है वहां वो गाड़ियां बेचेगा। तो वहां जब वो गाड़ियां बेचेगा तो उस केस में वो यहाँ इंडिया में आके होटल वगैरह में भी रहेगा। तो ये होटल वगैरह में जो रहेगा वो भी उसकी इनपुट सर्विस है, और यहाँ जो गाड़ियों पे जीएसटी पे करा है वो भी उसका इनपुट, उसने टैक्स पे करा है। अब इसको किस किस का आईटीसी मिलेगा? इसको सिर्फ जो है ये गाड़ियों के इंपोर्ट का आईटीसी मिलता है, इसको ये होटल वाले सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ गुड्स इंपोर्ट का आईटीसी मिलता है। तो इसको सिर्फ गुड्स इंपोर्ट का आईटीसी मिलेगा, इसके अलावा और किसी भी चीज का आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब इंडिया में आकर वो एग्जीबिशन में अपना बेचेगा, ये गाड़ियां बेचेगा, तो उस गाड़ियों को बेचने से पहले इसको एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ये तभी बेच सकता है गाड़ियां जब इसके पास एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन हो। तो ये होता है एनआरटीपी। अब एनआरटीपी क्योंकि फॉरेन का बंदा है तो इसके पास ना तो आधार नंबर मिलेगा, और आधार नंबर होगा नहीं तो ये ना पैन नंबर होगा, तो ये बंदा जो जीएसटी नंबर लेगा वो अपने या तो पासपोर्ट के बेस पे लेगा, और अगर वो कंपनी है उसका पासपोर्ट नहीं है तो उस केस में कंपनी का कोई फॉरेन में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बेस पे ये नंबर लिया जाएगा। सीटीपी और एनआरटीपी में क्या डिफरेंस है? सीटीपी का इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, और एनआरटीपी का इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, सीटीपी तो अपने बिजनेस के लिए ही अपना दूसरे स्टेट में जाकर बिजनेस करने आया है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। मान लो मैं बिजनेस करने नहीं और वैसे ही दूसरे स्टेट में जाकर एक आधा सामान बेचने बैठ जाऊं तो मेरे को कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना, मैं बिजनेस करने जाऊंगा दूसरे स्टेट में तभी मेरे को लेना पड़ेगा। लेकिन एनआरटीपी इंडिया में बिजनेस करने आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है। एनआरटीपी को अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है ये डायग्राम्स आपके पेपर में ज्यादा कुछ काम नहीं आएंगे। अब चलते हैं अपन आगे।
और इसके अलावा एनआरटीपी को एक और बात ध्यान रखनी है, एनआरटीपी को एक बंदा इंडिया का देना पड़ेगा जो उसका अथोराइज सिग्नेटरी बनेगा, और उस बंदे के पास वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, उस बंदे के पास इंडिया का पैन नंबर होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। एनआरटीपी को कागज क्या क्या चाहिए होंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बट एनआरटीपी को साथ में एक बंदा भी देना पड़ेगा। अब इनका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड होता है, 90 डेज तक वैलिड होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, और उसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है। एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है सेक्शन नंबर 28 जो कि है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपका जीएसटी नंबर में कुछ आपको चेंज कराना है, कुछ पर्टिकुलर चेंज कराने हैं तो क्या आप चेंज करा सकते हो। जी हाँ बेटा, जीएसटी नंबर के अंदर सब चेंज करा सकते हैं सिवाय दो चीज़ों के, एक तो आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते और दूसरा अपना पैन नंबर चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई कंपनी का अमलगमेशन डिमर्जर हो गया, या कोई आप पार्टनरशिप फर्म थे कंपनी बन गए, सोल प्रोप्राइटर थे पार्टनरशिप फर्म बन गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया तो वहाँ पैन नंबर चेंज हो जाएगा, और पैन नंबर चेंज हो जाएगा तो पुराना जीएसटी नंबर बंद करा के नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप इस जीएसटी नंबर में कोई चेंज नहीं करा सकते। और दूसरा, अगर आपका स्टेट चेंज हो गया, पहले आपका ऑफिस फरीदाबाद में था अब ऑफिस नोएडा है, तो आपका स्टेट चेंज हो गया तब भी आपको पुराना जीएसटी नंबर बंद करना पड़ेगा और नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इन दो चेंजेस को छोड़कर बाकी सब चेंजेस के लिए आप इसी जीएसटी नंबर में चेंज करा सकते हो, जीएसटी नंबर आपका चेंज नहीं होगा। चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड, कोर फील्ड में जो चेंजेस होते हैं वो बड़े बड़े चेंज हैं, जैसे कि नाम चेंज हो गया, या फिर अपना नए स्टेक होल्डर्स ऐड हो गए, या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। हाँ ध्यान रखें, स्टेट चेंज नहीं हुआ, स्टेट चेंज होगा तो नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। पैन चेंज नहीं हुआ, पैन चेंज हो गया तो भी नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये है कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड क्या होते हैं, नॉन कोर फील्ड के अंदर जैसे कि अपना मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गई, या फिर कोई अपना छोटा मोटा कोई काम करने वाला कर्मचारी चेंज हो गया, इस तरह के नॉन कोर फील्ड होते हैं। तो कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड दोनों ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे जो है वो आगे की कार्रवाई होती है कि चेंज करना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, जो कोर एक मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है उससे सारा बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो कोर फील्ड में अगर चेंज करना है दोस्तों, तो चेंज होने के बाद आपको अप्लाई करना है। चेंज होने के 15 दिन के बाद आपको अप्लाई करना है। 15 दिन के बाद आपको अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है, एक ही जगह है, वो है कॉमन पोर्टल, वहाँ अप्लाई करना है जीएसटी की वेबसाइट पे। फिर ऑफिसर उस चेंज को चेक करेगा, और अगर ऑफिसर को लगेगा कि चेंज बढ़िया है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपका चेंज कर देगा। और अगर ऑफिसर को लगता है कि भाई वो चेंज ठीक नहीं है, तो अगले 15 दिन के अंदर आपको नोटिस दे देगा। फिर नोटिस का आप रिप्लाई नहीं करते तो चेंज आपका रद्द हो जाएगा, और नोटिस का अगर आप रिप्लाई करते हो और ऑफिसर को रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है, वैसे तो 7 दिन में रिप्लाई करना है, और ऑफिसर को रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो भी चेंज हो जाएगा। और अगर हाँ, ऑफिसर को जब भी टाइम मिलेगा तो 15 दिन का टाइम मिलेगा। ऑफिसर को रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो अगले वो 15 दिन के अंदर अपना आपका चेंज कर देगा। और अगर ऑफिसर को रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, और विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर वो अपनी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो मतलब कहने का क्या है, अपना यही बात आती है कि सबसे पहले चेंज होने के 15 दिन के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ऑफिसर अपना 15 दिन के अंदर अंदर आपकी या तो एप्लीकेशन चेंज कर देगा, या फिर आपको नोटिस देगा। नोटिस आने के अगले 7 दिन में आपको रिप्लाई करना है, और रिप्लाई करने के बाद ऑफिसर को भी टाइम मिलेगा, 7 दिन के अंदर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर चेंज कर देगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगली बात आती है कि भाई नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड के अंदर सिर्फ बेटा एक ही बात होती है, नॉन कोर फील्ड में तो चेंज आने के बाद अप्लाई नहीं करना होता। मोबाइल नंबर वगैरह चेंज होना है वो हमें ही चेंज करना है। तो जब भी आपको चेंज करना हो आप जाओ वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाकर मोबाइल नंबर आप चेंज कर दो, ओटीपी आएगा नए मोबाइल नंबर पे, वो चेंज हो जाएगा। तो इधर कोई ऑफिसर की परमिशन नहीं चाहिए, तुरंत चेंज हो जाता है। ये होता है आपका नॉन कोर फील्ड। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा हो चुका है खत्म। और डीम्ड चेंज मान लिया जाता है, मान लो जो ऑफिसर को 15 दिन दिए गए थे शुरू में और बाद में 7 दिन दिए गए थे, तो 15 दिन के अंदर अगर ऑफिसर रिप्लाई नहीं करता, आपको नोटिस नहीं भेजता, तो डीम्ड चेंज मान लेंगे। और अगर बाद में नोटिस आने के बाद आपने 7 दिन में रिप्लाई कर दिया और उसके अगले 7 दिन में ऑफिसर कोई चेंज नहीं करता या कोई आपका रिजेक्शन का आपको इंटीमेशन नहीं देता, तो वो भी डीम्ड चेंज मान लेंगे। अब अगला होता है भाई कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, अपना
कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा, पहले अपन इधर आ जाते हैं, इसके दो सेक्शन है, 29 के दो सब सेक्शन है, 29(1), 29(2). आपका आरसी कुछ कारण की वजह से कैंसिल किया जा सकता है, आप खुद भी कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हो और ऑफिसर भी आपका आरसी कैंसिल कर सकता है। आप खुद कब कब कर सकते हो, ऑफिसर कब कब कैंसिल कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूं। 29 के 1 में तो है कि जब आप खुद अपना कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है 29(1) के अंदर, बट 29(2) में सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर ही कैंसिल कर सकता है। तो ये जो 29(1) करा रहा हूं मैं आपको, ये 29(1) है, इसमें आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है और आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो आपका आरसी कैंसिल करने की। तो कौन कौन से केस हैं जब आप खुद भी एप्लीकेशन दे सकते हो कैंसिल करने की और ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है? तो वो है नंबर 1, बिजनेस डिसकंटिन्यूड। अगर बिजनेस बंद हो जाए, आपने बिजनेस बंद कर दिया है, तो आरसी कैंसिल करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या आपने बिजनेस बेच दिया है, या मालिक की डेथ हो गई है, या अमलगमेशन हो गया है, डिमर्जर हो गया है, या आपने बिजनेस किसी और वजह से बेच दिया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। देखो, बिजनेस बंद कर दिया आपने, दुकान बंद कर दी, चल नहीं रही थी, तो आप जीएसटी नंबर बंद कराओगे। या ऑफिसर को लगेगा कि 6 महीने से दुकान खुली नहीं है, कोई सेल ही नहीं की, तो ऑफिसर आपका आरसी कैंसिल कर देगा। नहीं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। या आपने पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया, तो जिसको बेचा है वो नया बंदा जीएसटी नंबर नया अप्लाई करेगा, पुराना बंद करना पड़ेगा। अमलगमेशन में भी यही होता है, पुरानी कंपनी का जीएसटी नंबर बंद होगा, नया कंपनी का अप्लाई होगा। डिमर्जर में वैसे तो क्या होता है कि पुराना भी जीएसटी नंबर रह जाता है, नया भी रह जाता है, बट अगर डिमर्जर में पूरा ही ऑलमोस्ट सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दी गई हो और पुरानी कंपनी के पास ज़्यादा कोई सेल बची ना हो, तो डिमर्जर में भी बंद करा सकते हैं। या आपने कंपनी बेच दी हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, मतलब कि पैन नंबर चेंज हो गया, पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन गई, कंपनी पार्टनरशिप फर्म बन गई, प्रोप्राइटरशिप फर्म एलएलपी बन गई, सो मैनी केसेस हो सकते हैं। तो इन सब केसेस में पैन नंबर चेंज होगा तो पुराना जीएसटी नंबर बंद कराना पड़ेगा और नया जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22, आपकी टर्नओवर 40 लाख 20 लाख से कम हो गई, आप लायबल ही नहीं हो, तो जीएसटी नंबर लेकर क्या करोगे? खुद भी कैंसिल करा सकते हो आप। और 24, पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लग गया था, आपने इंटरेस्टेड कर दिया था, ईसीओ के थ्रू बेच दिया था, बट अब आप जो है सुधर गए हो, आप इंटरेस्टेड नहीं कर रहे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हो। ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है, बट ऑफिसर इन केसेस में नहीं करेगा। ऑफिसर को पता है यार, ऑफिसर को क्या पता आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ऑफिसर क्यों कैंसिल करेगा कि सारा काम ठीक कर रहे हो। तो आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हो इस केसेस के अंदर। तो अब अगली बात आती है कि भाई ये 29(1) के केसेस थे जहां पर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है। ये सारे केसेस आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे केसेस एग्जाम में आ सकते हैं और 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दोज केसेस जब आप लोग अपना आरसी कैंसिल करा सकते हो। वो कौन कौन से केस हैं जब आप अपना आरसी कैंसिल करा सकते हो या ऑफिसर कैंसिल कर सकता है 29(1) के अंदर। हाँ, जब ऑफिसर कैंसिल करेगा तो आपको नोटिस देगा पहले, आप खुद कैंसिल कराओगे तो फिर कोई नोटिस नहीं आएगा। अब 29(2) है जहां पर कुछ और केसेस हैं, इन केसेस के अंदर तो ऑफिसर ही आपका आरसी कैंसिल करेगा और कंपलसरी आपका आरसी कैंसिल करेगा। वो कौन कौन से केसेस हैं जब ऑफिसर आपका आरसी कैंसिल करेगा? नंबर 1, कंपोजिशन, आप कंपोजिशन वाले हो और आपने आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 3 महीने हो गए, अभी तक रिटर्न नहीं भरी। कंपोजिशन वालों को रिटर्न भरनी होती है उनकी GSTR4, जो कि 30 जून को भरनी होती है। अगर वो 30 जून के बाद अगले 3 महीने में भी रिटर्न नहीं भरते तो ऑफिसर उनका आरसी कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा किसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और अभी तक उसने 6 महीने हो गए बिजनेस शुरू नहीं किया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और 6 महीने हो गए बिजनेस शुरू नहीं किया, तो भी उसका आरसी कैंसिल कर सकता है। फ्रॉड से आरसी लिया था तो भी आरसी कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई आपने रूल तोड़े हैं, कैसे रूल तोड़े हैं? आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया जिस प्लेस ऑफ बिजनेस को आपने डिक्लेयर किया था, मतलब आरसी में आपने एड्रेस कोई और ले रखा है बट उस एड्रेस पे आपका कोई भी ऑफिस नहीं है। या फिर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो और इनवॉइस के रूल तोड़ रहे हो इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विदाउट सप्लाई। आप असली में गुड्स नहीं बेचते, फेक इनवॉइस बना रहे हो।
आप एंटी प्रॉफिटेरिंग के काम कर रहे हो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। रूल 10(1) होता 10A होता है कि जब आपको 30 दिन के अंदर अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड करनी पड़ती है और आपने वो नहीं किया तो आपका आरसी कैंसिल किया जा सकता है। या आपने आईटीसी लेने के रूल तोड़े, सेक्शन 16 में हमने आईटीसी लेने के रूल पढ़े थे, तो आईटीसी अवेल करने के रूल तोड़े, फेक आईटीसी लिया। या फिर R1 आपने क्या किया, R1 में आपने टैक्स ज्यादा दिखाया और 3B में टैक्स कम भरा। इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन द रिटर्न 3B। R1 में आपने सेल ज्यादा दिखाई बट 3B में सेल कम दिखाई। लगातार कई महीने से ऐसा कर रहे हो, मतलब R1 में ज्यादा दिखा रहे हो, आईटीसी लोगों को ज्यादा पास ऑन कर रहे हो, बट 3B में टैक्स कम भर रहे हो, तो भी आपका आरसी कैंसिल किया जा सकता है। 86B रूल तोड़ा। 86B रूल वही होता है बेटा जो 99% आईटीसी वाला, तो वो वाला रूल अगर आपने तोड़ा। या फिर ये नया पॉइंट ऐड हुआ है रूल के प्रोवाइजो, ये मैंने नीचे लिख रखे हैं, वो पढ़ लेना आप। इसके अलावा लगातार 6 महीने तक अगर आपने रिटर्न नहीं भरी, अगर आप मंथली रिटर्न भरने वाले हो, मतलब आप 3B वगैरह मंथली भरते हो और लगातार 6 महीने से आपने रिटर्न नहीं भरी, और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न भरने वाले हो तो लगातार 2 क्वार्टर से आपने रिटर्न नहीं भरी, तो आपका जो है आरसी कैंसिल कर देंगे। अब इसमें अगली जो बात आती है वो ये बात आती है कि भाई ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 29(2) में वो कौन कौन से केसेस हैं जब ऑफिसर आपका आरसी कैंसिल कर सकता है। अब अगली बात आती है कि भाई जब आपका आरसी कैंसिल किया जाएगा या ऑफिसर आपको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट देगा, आपको नोटिस देगा कि आपका आरसी कैंसिल किया जा रहा है, आपको कोई जवाब में कुछ कहना है, या फिर क्या कहते हैं आप अप्लाई करोगे कैंसिलेशन के लिए, तो कैंसिलेशन होने में तो टाइम लगेगा बट उससे पहले पहले आपका आरसी सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चलने में टाइम लगता है लेकिन तब तक आपका आरसी सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए क्या लिख रखा है कि भाई जब आप अप्लाई करोगे कैंसिलेशन के लिए, मीनवाइल कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चलेंगी, इतने आपका आरसी सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखो क्या लिख रखा है। अच्छा, सस्पेंड करने का फायदा क्या होता है? सस्पेंड करने का फायदा ये होता है कि आपको ना तो टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ना ही रिटर्न भरनी पड़ेगी, आपका वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो देखो क्या लिख रखा है, इसके लिए ना मैंने एक डायग्राम बना रखा होगा, वो डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये लिख रखा है मैंने कि कब आपका आरसी सस्पेंड होगा। तो आपने अपना प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, इतने आपका आरसी सस्पेंड हो जाता है। कंप्लायंस से फ्रीडम, आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, टैक्स नहीं भरना, आपको 3B नहीं भरनी, कुछ नहीं भरनी। अगर हमने खुद ने अप्लाई किया है कि भाई हमारा आरसी कैंसिल कर दो, उस केस में आरसी कब सस्पेंड होगा? जब आपने अप्लाई किया तब, या फिर डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सोट विच एवर इज लेटर। आपने जब अप्लाई किया है कि मेरा आरसी कैंसिल कर दो तब, या फिर आपने एप्लीकेशन में एक डेट लिखी होगी कि इस डेट से मेरा आरसी कैंसिल कर देना। मान लो मैंने अप्लाई तो आज किया है बट मैंने बोला 5 दिन बाद से मेरा आरसी कैंसिल कर देना, तो इन दोनों में से जो लेटर डेट होगी वहां पर आपका आरसी सस्पेंड माना जाएगा। मतलब जब मैंने अप्लाई किया है वो, या फिर मैंने जिस डेट से कैंसिलेशन मांगी है वो, उन दोनों में जो भी लेटर डेट है वहां से आपका आरसी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट, अगर ऑफिसर आपका आरसी कैंसिल करता है और उसके लिए पहले वो नोटिस भेजता है, तो फिर ऑफिसर डिसाइड करेगा डेट कि आपको कब अपना ये सस्पेंड किया जाएगा। अब अगली बात जो ये आती है वो ये है कि भाई अपना कुछ और केस हैं जब सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे कि ये कि मान लीजिए आपने R1 के अंदर सेल जितनी भी दिखाई है कम वगैरह, आपके सप्लायर ने R1 भरी होगी, उन्होंने कुछ सेल दिखाई है आपके नाम पे कि हमने इनको सामान बेचा, वो आपके 2B में आ गया होगा कि आपने इतना सामान खरीदा है, बट आप जब R1 भरते हो उसमें आप सेल कम दिखाते हो। मतलब कई महीनों से लगातार ऐसा हो रहा है कि आपकी 2B में परचेज तो आ रही है ज्यादा बट आप सेल कर रहे हो कम। तो हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, फेक काम कर रहे हो, आप जानबूझ के सेल दिखा ही नहीं रहे, आप हो सकता है ब्लैक में माल बेच रहे हो, आप कच्चे में माल बेच रहे हो, यानी कि आप बिल नहीं बना रहे हो। तो हो सकता है ये वाली वजह हो सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके 2B में आपके सप्लायर्स की R1 की वजह से आपकी परचेज ज़्यादा आ रही है और आपकी सेल कम आ रही है आपकी R1 की वजह से, तो वो अपना उसमें डिफरेंस आ रहा है परचेज और सेल में, तो आपका आरसी सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा जो रूल 10A है यानी कि बैंक अकाउंट वाला, अगर आपने बैंक अकाउंट अपलोड नहीं किया
30 दिन के अंदर, तो भी आपका आरसी सस्पेंड किया जा सकता है। बट जब भी आप अपनी गलतियां ठीक कर दोगे, बैंक अकाउंट अपलोड कर दोगे, तो आपका आरसी आपको वापस मिल जाएगा, सस्पेंशन आपकी हट जाएगी। जिसका सस्पेंड कर दिया जाता है उसको ना तो टैक्सेबल सप्लाई करनी, ना ही उसको कोई रिटर्न फाइल करनी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो बात आती है वो सस्पेंशन रिवोक कर दिया जाता है जैसे ही आप ये सारे काम कंप्लीट कर दोगे। मान लो आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, उसलिए सस्पेंड किया है, रिटर्न फाइल कर दोगे, ठीक हो जाएगा। आपने जो भी गलतियां की हैं वो सारी ठीक कर दोगे, तो आपका आरसी वापस आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, अगर मान लो आपका आरसी वापस मिल जाता है, तो जिस टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड था उस टाइम में आपने नॉर्मल इनवॉइस बनाए होंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आरसी वापस मिल गया तो अगले 1 महीने के अंदर आपको उस नॉर्मल इनवॉइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा। वो सारी बातें आपको सिखाई हुई हैं। फिर उसके बाद अगली जो बात आती है वो आता है कि भाई आरसी कैंसिल होने की प्रोसेस क्या है। तो कैंसिल होने की प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं इस डायग्राम के थ्रू। तो कैंसिल होने की ये प्रोसेस है कि जब भी कोई घटना घटी है जिस वजह से आपका आरसी कैंसिल किया जा रहा है, मान लीजिए आप, हाँ, पहला तो केस ये है कि आपने खुद अप्लाई किया, आपने खुद अप्लाई किया। ये केस तो ये है कि आप खुद अप्लाई कर रहे हो कि मेरा आरसी कैंसिल कर दो। तो कब करोगे आप अप्लाई? 30 डेज में करोगे। 30 डेज कहां से? उस इवेंट से। कौन सी इवेंट? जब मान लीजिए आपकी कंपनी ट्रांसफर हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, या आपकी अपना या फिर आपकी आपका, हाँ, तो मतलब जब भी ये वाली ट्रांसफर वाला मेन केस आएगा यहां पर, ट्रांसफर वाला, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट नहीं आएगा। क्योंकि वॉलंटरी अगर मैं आरसी सरेंडर करना चाहता हूं तो उसमें 30 डेज की कोई लिमिट नहीं है, तो ये वाला केस नहीं आएगा। मेनली ट्रांसफर वाला केस आएगा कि कोई मर गया, उसके बेटे को अप्लाई करना है नया आरसी, तो पहले पिता की मौत के 30 डेज में उसको क्या करना पड़ेगा, पुराना आरसी बंद कराना पड़ेगा। कंपनियां बदल गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, पैन नंबर चेंज हो गया, तो चेंज होने के 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, और जब भी आप अप्लाई करोगे तो साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा स्टॉक कितना पड़ा है इनपुट्स का और कैपिटल गुड्स का, क्योंकि आपने इनके ऊपर आईटीसी ले रखा होगा। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि फ्यूचर में आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा या इसको डीम्ड सप्लाई मानना पड़ेगा। इसके अलावा अब क्या होगा कि भाई आप इसको 30 डेज में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद अगले 30 डेज में ऑफिसर इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर या जो भी होगा वो देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अगली बात आती है वो आती है अपना ऑफिसर जब कैंसिल करता है तो कैसे करता है। तो जब ऑफिसर कैंसिल करेगा तो आपको नोटिस देगा कि मैं ऑफिस आपका आरसी कैंसिल कर रहा हूं कोई भी कारण की वजह से। तो अगले 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा ऑफिसर का। 7 दिन में क्या रिप्लाई करना है, आपको सारी गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी कि भाई जो भी गलतियां लिख रखी होगी ऑफिसर ने वो गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी। रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। टैक्स पे नहीं कर रखा, टैक्स पे करना पड़ेगा और वो गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी। अगर गलतियां ठीक कर देते हो, ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर आरसी वो आपका कैंसिल नहीं करेगा। और अगर क्या कहते हैं अपना ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर अगले 30 डेज में ऑफिसर आपको आरसी कैंसिल कर देगा और आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, अफेक्टिव कब से होगा ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, वो ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आज से उसको अफेक्टिव करना है या रिट्रोस्पेक्टिवली जहां से आपने गलतियां कर रखी हैं वहां से आपको आपका आरसी कैंसिल करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक है, स्टॉक का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट्स का स्टॉक भी, कैपिटल गुड्स का स्टॉक भी। इनपुट्स का स्टॉक का आईटीसी कैसे रिवर्स किया जाएगा वो आपको प्रोसेस समझाई हुई है मैंने आईटीसी चैप्टर के अंदर। उसके इनवॉइस मंगाए जाएंगे और प्रोपोर्शनेटली आईटीसी रिवर्स किया जाएगा। इनवॉइस नहीं होंगे तो मार्केट प्राइस के हिसाब से किया जाएगा। और अगर क्या कहते हैं अपना प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे या कैपिटल गुड्स की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसमें इनवॉइस मंगाए जाएंगे, उस इनवॉइस के हिसाब से किया जाएगा। बट इनवॉइस में से अपन मंथली करेंगे कि मंथली जितने महीने अपन यूज कर लिया है उनका आईटीसी रिवर्स नहीं करेंगे। 60 महीने से डिवाइड करके जितने महीने रह गए हैं वो प्रोपोर्शनेट करके उसका आईटीसी रिवर्स करेंगे। बाकी डिटेल आप आईटीसी चैप्टर में देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अब बात आती है कि भाई यूआईएन नंबर वालों को कोई कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि उनको वो तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है उनका, तो कैंसिलेशन तो उनको क्या ही कराना है। इसके अलावा और एसजीएसटी में कैंसिल हो गया तो सीजीएसटी में भी कैंसिल माना जाता है, वो वाली बातें लिख रखी है। अब अगली बात जो आपकी वो आती है कि भाई अगर आपका आरसी कैंसिल हो गया है, आपके पास ऑर्डर आ गया है कैंसिल का, क्या आप अब कुछ कर सकते हो? आप अब मान लो आपको लगता है कि मैं गलतियां ठीक करना चाहता हूं, मेरे को माफ कर दो जो गलतियां हो गई, क्या अब कुछ कर सकते हो? तो उसके लिए सेक्शन बनाया गया है 30 कि हाँ अब भी कुछ किया जा सकता है। उसको बोलते हैं
प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन होने के बाद उसको रिवोक कराना, कैंसिलेशन को रिवोक कराना मतलब कैंसिल को कैंसिल करना, मतलब आरसी आपको वापस मिल जाएगा। तो आरसी आपको वापस मिल जाएगा, बट ये आप तभी कर सकते हो जब ऑफिसर ने आपका आरसी कैंसिल किया है। मान लो 29(1) के अंदर आपने खुद अप्लाई किया था मेरा आरसी कैंसिल कर दो, तब आप इस प्रोसेस में नहीं जा सकते, क्योंकि खुद ही कैंसिल कराते हो, खुद ही रिवोक थोड़ी ना हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब आपका आरसी ऑफिसर ने कैंसिल किया है। तो ऑफिसर ने जब आरसी कैंसिल किया है तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आप अपना, आपके पास जब ऑर्डर आया कैंसिलेशन का, उसके 90 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये 90 दिन बढ़ सकते हैं, 180 दिन से और बढ़ाए जा सकते हैं, टोटल 270 दिन हो जाएंगे। अगर आप कमिश्नर वगैरह से परमिशन ले लेते हो तो टोटल 270 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो कि मेरा रिवोक कर दो, जो कैंसिलेशन हुई है उसको रिवोक कर दो। अब मान लो आपने टाइम लिमिट में अप्लाई कर दिया, टाइम लिमिट में अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करने से पहले वैसे तो आपको रिटर्न्स फाइल करके जाना पड़ेगा, टैक्स वगैरह पे करके जाना पड़ेगा। वो कैसे पे करके जाओगे अभी डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आपने मान लो अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई कर दिया और सारा कुछ ठीक करके चले गए, तो उसके बाद भी, एप्लीकेशन के बाद भी 30 डेज मिलेंगे ऑफिसर को। ऑफिसर उसको चेक करेगा और ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका आरसी वापस दे देगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको क्लैरिफिकेशन देगा। मतलब वो 30 डेज में आपको क्लैरिफिकेशन देगा। 30 डेज में वो बताएगा कि आपकी जो है आरसी वापस दिया जा रहा है, या फिर जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है रिवोकेशन की, उसमें उसको कोई डाउट है। अगर ऑफिसर को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो आपको एक शोकॉज नोटिस देगा कि बता, तेरी जो तूने एप्लीकेशन दी है रिवोकेशन की, क्या वो मैं उसको रद्द क्यों ना करूं। तो वो जो है क्या कहते हैं, अगले 7 दिन में ऑफिसर आपको ऑफिसर 30 डेज में रिप्लाई करेगा। ऑफिसर 30 डेज में रिप्लाई करेगा। आपने अप्लाई किया 90 डेज में, उससे अगले 30 डेज में ऑफिसर रिप्लाई करेगा कि या तो वो आपका आरसी वापस ही दे देगा आपको कि लो जी ओके है, ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं आपको नोटिस देगा कि तेरी एप्लीकेशन में रिजेक्ट करना चाहता हूं। उस केस में उस नोटिस आने के अगले 7 दिन में तुम रिप्लाई करोगे, और 7 दिन में जब रिप्लाई करोगे ऑफिसर को फिर से 30 डेज मिलेंगे। ऑफिसर या तो क्या करेगा, आपने जो रिप्लाई किया उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका आरसी वापस आ जाएगा, और या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा तो हमेशा हमेशा के लिए आपका आरसी चला गया आपके हाथों से, अब वापस कभी नहीं आएगा। इसके अलावा अब हमें बस एक लास्ट बात सीखनी है, वो ये बात सीखनी है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि 90 डेज में अप्लाई करने से पहले पहले आपको सारे डिफॉल्ट ठीक करके आने पड़ेंगे, सारी रिटर्नें भर के आनी पड़ेंगी। वो रिटर्नें भर के कैसे आओगे वो सीखना है। तो रिटर्नें भर के कैसे आओगे, तो बात ये होती है भाई, वो बात ये होती है कि मान लीजिए 1 अगस्त से आपने कोई गड़बड़ें करी थी, आपने रिटर्नें फाइल नहीं की थी, और ऑफिसर ने 1 फरवरी को आपका आरसी कैंसिल किया। अब वो आरसी या तो कैंसिल कर सकता है रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1/8 जब से आपने डिफॉल्ट किए हैं, या फिर वो आरसी कैंसिल कर सकता है प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 फरवरी। अगर वो आरसी कैंसिल करता है प्रोस्पेक्टिवली, तो अगर आरसी प्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करता है तो इट मींस कि 1 फरवरी के बाद का आरसी कैंसिल हुआ है, मतलब अभी भी आप पोर्टल पे जाकर 1 फरवरी के पहले की रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो अगर आप पोर्टल पे 1 फरवरी के पहले की रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो अब जब 1 फरवरी के 90 दिन के अंदर जब आप अप्लाई करोगे, जब 90 दिन के अंदर आप अप्लाई करोगे अपना रिवोकेशन के लिए, आप जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते टाइम पुरानी रिटर्नें फाइल करके आनी पड़ेंगी। पुरानी कौन सी, यही 1 फरवरी से पहले वाला जो पीरियड है उसकी रिटर्नें फाइल करके आनी पड़ेंगी, क्योंकि वो पीरियड अभी तक आपका ओके है। आप पोर्टल पे जाकर लॉगिन कर सकते हो और ये पुरानी रिटर्नें फाइल कर सकते हो। पुरानी रिटर्नें फाइल करके आनी पड़ेगी, पुराना टैक्स भर के आना पड़ेगा, तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी यहाँ पर। फिर सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन ऑफिसर अगले 30 डेज में कार्रवाई करेगा, या फिर आपको नोटिस देगा, उसमें टाइम लगेगा, 30 से लेकर 67 डेज तक लग सकते हैं। और फिर ऑर्डर आएगा फाइनली, और हो सकता है आपका ऑर्डर रिजेक्ट भी हो जाए, हो सकता है आपको आरसी वापस मिल जाए। अगर आपको आरसी वापस मिल जाता है तो फिर उससे अगले 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ेंगे। आपका आरसी कैंसिल हुआ था 1 फरवरी, 1 फरवरी से लेकर आज तक आपने जो भी सप्लाईज की होंगी वो नॉर्मल सप्लाईज की होंगी, उस पर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाया होगा। अब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, रिवाइज इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, और वो नए रिवाइज इनवॉइस आपको क्या करना पड़ेगा, पहली R1 में डालने पड़ेंगे। जो भी आरसी वापस आने के बाद पहली R1 भरी जाएगी उसमें डालने पड़ेंगे।
दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 1 फरवरी के बाद आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, 1 फरवरी से लेकर आज तक की आपको सारी रिटर्नें जो है वो अगले 30 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ेंगी। इस आरसी आने के 30 डेज में आपको फाइल करनी पड़ेंगी। ये तो हो गया आपका केस 1। ये केस 1 वो है जब आरसी आपका प्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया है, 1 फरवरी को कैंसिल किया गया है, मतलब 1 फरवरी को ही ऑर्डर आया आपके पास और 1 फरवरी के बाद ही उसने कैंसिल किया है, तो ये वाला केस होगा। सेकंड हमारा जो डायग्राम मैंने यहां बना रखा है वो ये है, जिसमें क्या हुआ, आरसी वही आपने 1 अगस्त से डिफॉल्ट किए थे, आरसी आपका कैंसिल किया गया 1 फरवरी को, बट वो रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया 1 अगस्त से। मतलब ऑफिसर ने रिट्रोस्पेक्टिवली यहां से आरसी कैंसिल कर दिया। अब यहां से आरसी कैंसिल कर दिया तो फिर कैंसिल ही है, तो जब आप यहां पर अप्लाई करोगे रिवोकेशन के लिए आपको रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो आरसी कैंसिल ही है। अगर आपको रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे तो इस केस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा बिना रिटर्न फाइल किए हुए। और ऑफिसर अगर मान जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आ जाएगा। रिवोकेशन का ऑर्डर का मतलब कि फाइनली आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और आपके पास ऑर्डर आ गया कि सब बढ़िया था, सब चंगा था और आपका आरसी वापस आ गया। अब आरसी वापस आने के बाद अगेन वो 2 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, पूरे पीरियड के लिए अगर आप पुराने टाइम के टैक्स इनवॉइस इशू कर चुके हो, फिर तो जो इस टाइम पीरियड के आप टैक्स इनवॉइस इशू कर चुके हो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस टाइम के बाद के जो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर चुके, क्योंकि उस टाइम आपका आरसी रद्द हो चुका था, तो इस सारे टाइम पीरियड के आपको क्या करने पड़ेंगे, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। और जो पहली R1 भेजोगे उसमें आपको डालने पड़ेंगे। और साथ में जो रिटर्ने हैं, अब की बार रिटर्ने जो है वो आपको पहले पिछले वाले केस में आपने रिटर्ने फाइल की थी, पिछले वाले केस में रिटर्ने फाइल की थी आपने, इसके यहां से लेकर यहां तक वाली रिटर्ने फाइल की थी 1 महीने के अंदर। बट अब आपको यहां से लेकर यहां तक की रिटर्ने भी पेंडिंग है, वो भी फाइल करनी पड़ेंगी, क्योंकि आरसी आपका रिट्रोस्पेक्टिवली यहां से रद्द हुआ था और अप्लाई करते टाइम आप ये वाली रिटर्ने फाइल नहीं कर पाए थे, तो ये वाली रिटर्ने भी आपको फाइल करनी पड़ेंगी आरसी आने के 30 डेज के अंदर। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। और छोटे मोटे से नोट्स हैं वो यही हैं, यूआईएन वालों को आरसी उनका कैंसिल ही नहीं होता तो रिवोक भी नहीं कराना होता। इसके अलावा जो अपना इसके अलावा बस नॉर्मल सी बातें एक बार पढ़ लेना और ये चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।